Okay, Namaskaram. So my team requested me to continue the lectures in the current flow only. तो I had requested them to link past few lectures. तो वो playlist उन्होंने जो डिटेल वाला प्लेलिस्ट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लेलिस्ट है, दैट दे हैव पुट इट इन द आई गेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट दैट आई विश टू कवर. मतलब जो डिटेल प्लेलिस्ट में यूजुअली कवर होता है, लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग जीएसटी फ्रॉम द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये अगर नहीं भी पढ़ोगे तभी भी चल जाता है. सो नॉट नीडेड, नॉट मैंडेटरीली. लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा. लाइक यू विल फील दैट ओके यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ. तो yesterday they requested me to continue this, like एक वाला ये वाला लेक्चर ऐड कर देते, तो इट विल टेक कपल ऑफ आवर्स. लेकिन ठीक है, मतलब इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग दोज पर्टिकुलर आवर्स, तो वी विल डू दैट. तो what exactly we are going to do? We are going to understand how the indirect tax system have evolved in India, एंड उसके थ्रू हम उसकी अकाउंटिंग सीखने का ट्राई करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंटिंग, लॉ एंड लॉजिक, इन तीन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं. आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आप प्लीज़ मिस आउट मत हो जाइए. माई हैंड राइटिंग इज़ यूजुअली नॉट रीडेबल, इसलिए मैंने एक्सेल पे लिखना चालू किया है. आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू राइट एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल आई कंप्लीट माई होल टेबल, बिकॉज जब तक मैं पूरा टेबल नहीं कंप्लीट करता आपको डेप्थ नहीं समझ में आएगा, कि डेप्थ विड्थ नहीं समझ में आएगा कितना होता है. आप अगर इसको लिखते हो, इफ़ यू आर मेकिंग द नोट्स, देन मेक श्योर यू आर मेकिंग ऑन द जॉइंट पेज. जॉइंट पेज पे बनाओगे तो ये प्रॉपरली दिखेगा, अदरवाइज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विल बी देयर. थोड़ा खुला खुला टेबल होना चाहिए. तो जॉइंट पेज इज़ आइडियली सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल. तो लेट्स सी हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर एंड कैसे रो रन होते हैं. एंड इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पास्ट में क्या हुआ था, फिर जीएसटी क्यों आया, और जीएसटी आने की वजह से अकाउंटिंग में क्या चेंजेस हो गए, जीएसटी की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं. एंड जो मैं कल दो वर्ड यूज़ कर रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करना है, वो एग्जैक्टली कैसे होता है, वो दो तीन वर्ड हम यहाँ पे सीखेंगे. वैल्यू एडिशन वाला वर्ड सीखेंगे कि वाई जीएसटी इज कॉल्ड एड वैलोरम टैक्स, वाई जीएसटी हैज़ एलिमिनेटेड और at least reduce the effect of cascading effect to great extent, and what is the input tax credit mechanism. And not only we will understand, we will also pass few journal entries to get the full clarity on that. Okay, so can I start then guys? शुरू कर लो ना, इनका वेट नहीं करना है ना. I guess अपने ग्रुप पे डाल दिया है क्या? ओके, दोज गाइज हु आर वॉचिंग मी ऑनलाइन, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो यू हैव टू ग्रुप जहाँ पे आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो. व्हाट्सएप के ग्रुप, एक तो है कि यूट्यूब पे भी आप कमेंट डाल सकते हो. दूसरा है कि आप हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसमें आप मैसेज डालोगे तो दैट ग्रुप इज़ ओपन नेक्स्ट टू मी. आप अगर उसमें कुछ भी डालते हो तो आई विल सी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट इफ़ यू वांट टू हैव एनी इंटरेक्शन विथ मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पर्टिकुलर में मैं लिख रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट का ओरिजिन ना उसके कॉस्ट या इनपुट से होता है. कॉस्ट जब भी मैं लिखूंगा मतलब आप समझिए कि इन्होंने ही कहीं से तो परचेस किया है, और उसके बाद मैं लिखूंगा ऐड वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू एडिशन जो है वो आपने किया है, ठीक है ना. वैल्यू एडिशन तो कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन, कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन. तो यहाँ पे मैं कॉस्ट को ज़ीरो ले लेता हूँ, नहीं है कॉस्ट मेरी. मैन्युफैक्चरर, तो ये कौन है? अच्छा, पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर का कॉलम, पॉइंट ऑफ टैक्स मतलब फर्स्ट पॉइंट लेवी. फर्स्ट पॉइंट लेवी मतलब जब ओरिजिनली गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स या सेल्स टैक्स इंडिया में लाया था तो उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी हमारे इंडिया में ऑलरेडी थी, और एक्साइज ड्यूटी जो है वो मैन्युफैक्चरर भर रहा था. तो उनको सेल्स टैक्स सिस्टम लाना था, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास इनिशियली बहुत बड़ा एम्प्लॉई या इनडायरेक्ट टैक्स का इस्टेब्लिश सिस्टम, ऑफिसर्स, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स, ऐसा नहीं होगा. तो वेरी फ्यू पीपल मस्ट हैव स्टार्टेड द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंडिया में. तो उन्होंने बोला देखो एक बंदा तो हमारे पास रजिस्टर्ड होता ही है, दैट इज मैन्युफैक्चरर, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर एक्साइज लॉ. तो मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई करना, एंड मैन्युफैक्चरर्स वेर वेरी फ्यू इन इंडिया व्हेन द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो इट वॉज वेरी ईजी टू टेक टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. तो ये जो साइकिल है ये गुड्स का आइडल साइकिल है. मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर,
रिटेलर टू कंज्यूमर, और इन सारे साइकिल में गवर्नमेंट को कितना मिला, दैट इज जी, और इस सिस्टम का मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, ऐसा हमारा ये टेबल बनने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि मैन्युफैक्चरर ने ना सारा इनपुट खुद से बनाया हुआ है, खुद से, ओके, देयर इज नो इनपुट फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। यूजुअली ऐसा नहीं होता, मैन्युफैक्चरर भी 50 इनपुट बाहर से लेता है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी की बात करने के लिए, आपको प्रोसेस समझाने के लिए, लेट्स अज्यूम कि मैन्युफैक्चरर ने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, जो भी है उसका खुद का है, रॉ मटेरियल उसका खुद का है, सारा उसने खुद बनाया हुआ है। तो यस, मैन्युफैक्चरर ने आउटसाइड कुछ भी इनपुट नहीं लिया, जो भी उसने किया उसका वैल्यू एडिशन मान लेते हैं। वी विल कीप नंबर्स वेरी सिंपल, 100 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू ऐड किया। तो वैल्यू एडिशन मतलब क्या, उसके पास रॉ मटेरियल था, उसके पास मशीनरी था, उसने ओवरहेड इनकर किए, उसने सैलरीज दी, उसने रेंट पे किया, अपना उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। तो ये वैल्यू एडिशन में सब कुछ इंक्लूड है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वैल्यू एडिशन मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैन्युफैक्चरर इज रेडी टू सेल प्रोडक्ट एट 100 रुपीज़, मतलब he is very happy to sell product at 100 rupees, might be 70-75 is his cost, 20-25 rupees is profit, he is very happy to sell। तो इसका सेलिंग प्राइस एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस he is ready to keep at 100 रुपीज़, क्योंकि ये टोटल आता है ना यहाँ पे, दिस इज द टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को या इस कॉलम को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, राइट, तो आपको समझ में आएगा दिस इज द टोटल ऑफ दिस। तो कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैन्युफैक्चरर इज रेडी टू सेल प्रोडक्ट एट 100 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि देखो नहीं, आपको इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम तो लगाना पड़ेगा, आपके सेल्स के ऊपर कुछ सेल्स टैक्स ऐड होने वाला है, तो लेट मी कॉल इट सेल्स टैक्स, ठीक है ना। पुराना जो नाम था उसका नाम हम सेल्स टैक्स रख देते हैं, ओके। ऐड सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। तो लेट्स अज्यूम कि तभी का सेल्स टैक्स जो था वो 10% था, तो ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है ना। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स टैक्स अगर मैं 10% बोलता हूँ तो 100 रुपीज़ का आपको पता है मुझे 10% यहाँ पे लगाना है, सो दिस इज 10 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट पॉइंट लेवी, मतलब फर्स्ट पॉइंट लेवी का मतलब क्या होता है, जब पहला सेल्स होगा तब टैक्स लगेगा। तो हमने सेल्स टैक्स लगा दिया यहाँ पे, और इसके वजह से इनवॉइस वैल्यू एंड सेल वैल्यू अलग थी। अभी आप समझ रहे हो, इनवॉइस वैल्यू एंड सेल वैल्यू अलग है मेरे यहाँ पे, मेरे कॉन्सेप्ट में। इनवॉइस वैल्यू मतलब एट व्हाट प्राइस इज रेडी ही हैज़ एक्चुअली सोल्ड टू द कंज्यूमर, ठीक है ना, टू द कस्टमर, जो उसके शॉप में माल लेने आए थे, उनको क्या प्राइस पे एक्चुअली सेल किया गया है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? सेलिंग प्राइस और इनवॉइस वैल्यू में का फर्क समझ में आया? सेलिंग प्राइस मतलब the sales price determined by the manufacturer, he was ready to sell at 100 rupees, it includes all the cost and whatever profit he wanted to derive। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला हमारा भी 100 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ बनता है, वो आप कलेक्ट कीजिए और आप हमें पे कर दीजिए। तो उसने क्या लिखा, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू लिखा, प्रोडक्ट का वैल्यू, एंड उसमें ऐड कर दिया जीएसटी या जो वैट या सेल्स टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स उसके यहाँ पे लगता है, एंड देन दिस हैज़ बिकम इनवॉइस वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो? जर्नल एंट्री यहाँ पे कहीं पे तो मैं जर्नल एंट्री लिखूँ, डेबिट क्रेडिट, हाँ, पहले वाले की जर्नल एंट्री लिख बता सकते हो, सेल्स की, मैन्युफैक्चर इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर जर्नल एंट्री बता सकते हो? यहाँ पे अलग जगह पे लेता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है कि सेल कर रहा है? तो जर्नल एंट्री मार देना ऐसे ही, ठीक है ना। क्या जर्नल एंट्री आएगी मैन्युफैक्चरर के बुक में? हाँ, मतलब सेल हुआ है तो इनकम होने वाला है। तो 3 ऑप्शन है, कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और या तो डेटर्स भी हो सकता है, मतलब पार्टी लेजर भी हो सकता है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो ये डेबिट हो गया, दिस इज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। इसका सेल्स हो गया, तो सेल्स हो गया, जो भी प्रोडक्ट होगा वो लिखेगा, और टू क्या लिखेगा, टू सेल्स टैक्स,
पेएबल। क्यों सेल्स टैक्स पेएबल अकाउंट, ये समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने दोनों क्या किया यहां पे, इसका अलाइनमेंट जाने दो, ये तुम लोगों को 2 से समझ में आ जाएगा ना डेबिट क्रेडिट क्या है। तो इसको डेबिट रखा और इन दोनों को मैं लिख देता हूं फॉर क्लैरिफिकेशन, ये दोनों क्या है, क्रेडिट है, ठीक है ना, डेबिट एंड क्रेडिट है। तो ये कितना होगा, बैंक में पैसे कितने आएंगे 110, ठीक है, और सेल्स कितने का हो गया मेरा 100 का, और लाइबिलिटी कितने की जनरेट हो गई 10 रुपीज़ की। आगे जाके क्या होगा, ये जो कैश बैंक है मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा ना, मतलब अल्टीमेटली मेरा असेट है, सेल्स मतलब मेरे पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, और सेल्स टैक्स पेबल इज माय करंट लाइबिलिटी। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये मेरा करंट असेट है, ये मेरी इनकम है या सेल्स है, ठीक है ना, सेल्स या रेवेन्यू है, जो भी आपको समझ में आता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर हम बोलते हैं ना, ठीक है ना, ये इनकम है, और ये क्या है मेरी करंट लाइबिलिटी। ये समझ में आ रहा है आपको? ये पार्टी जो अपनी टैली में आप लेजर बनाते हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। करंट एसेट, कैश होगा तो कैश भी करंट एसेट है, बैंक होगा तो बैंक करंट एसेट है, और डेटर्स भी क्या है अपने करंट एसेट है, उसका पार्टी लेजर वैसे बनता है। सेल्स का सेल्स लेजर बनता है, डायरेक्ट इनकम जो बोलते हैं वो बनता है, और सेल्स टैक्स पेबल अपनी अपने क्या है करंट लाइबिलिटी है। आगे जाके क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज पे हो जाएगी। कैसे पे होगी, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। ओके, तो वो एंट्री नहीं मारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर के बुक में हमने क्या किया था, मैन्युफैक्चरर के बुक में एक जर्नल एंट्री सिखा दी। मैं आपको अलग अलग जर्नल एंट्री भी सिखाते चलता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि पुराने अकाउंट में कैसे होता था। अब इसके आगे क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में भी यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर ने माल परचेस किया ना, इसके आगे कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने माल परचेस किया, तो इसका ही, तो ये क्या है, इतना क्या है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना यहाँ पे, इसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूं, रुको। ये इनवॉइस है हमारा, ये जो नया कलर मैंने डाला है क्या है, इनवॉइस। ये इनवॉइस ऐसे दिख रहा है, तो ये इनवॉइस दिख रहा है आपको। मैन्युफैक्चरर के लिए सेल इनवॉइस है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, परचेस इनवॉइस हो गया ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बुक में एंट्री क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के बुक में एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेस किया तो परचेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट है ना, तो वो डेबिट होते रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, कितना 110 पैसे देने पड़ेंगे ना टू क्रेडिटर्स या कैश या बैंक, 110 राइट। नहीं आता ना, क्योंकि उस टाइम पे ये जो पुराना सिस्टम है, इस टाइम पे क्रेडिट नहीं मिलता था, आप क्रेडिट की एंट्री नहीं मार सकते थे, क्योंकि तभी क्रेडिट नहीं था। वही तो मुझे बताना है ना कि जब हमने पहला इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाया तो देयर वाज नथिंग लाइक क्रेडिट। क्यों नहीं था मुझे बताओ ना, इसका नाम ही सुनो ना आप, यही तो मुझे समझाना है आपको। इसका नाम तो देखो, फर्स्ट पॉइंट लेवी, यहाँ पे मुझे बताओ ना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, टैक्स भरने भी वाला है क्या, वो वैट में रजिस्टर्ड भी है क्या, वैट या सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है क्या, नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, उसको हम क्रेडिट देते हैं क्या, नहीं देते ना, पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकल ही नहीं लग रहा, तो क्रेडिट क्यों दोगे आप, नहीं देंगे। तो इसके लिए इनपुट कॉस्ट कितना हो जाएगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट, 110। समझ में आ रहा है? आप उल्टा समझो, आप लोगों को जीएसटी आता है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जीएसटी तो बाद में आया है ना, मैं आपको इतिहास में लेके जा रहा हूं कि देखो जीएसटी को अप्रिशिएट करो, कि अगर जीएसटी नहीं होता तो ये ऐसे होता। तो हम वही चीज को चेक करने का ट्राई कर रहे हैं कि जीएसटी क्यों चाहिए था हमें, राइट। फिर इसका वैल्यू एडिशन में थोड़ा कम कर देता हूं, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो मैंने 90 रुपीज़ कर लिया, तो 110 में उसने इनपुट लाया, वो प्रोडक्ट लाया, मान लेते ये बॉटल लाया, 110 रुपीज़ में लेकर आया हो, ओके।
अब खुद का उसके ऊपर कितना मार्जिन ऐड किया, वो 90 में क्या क्या रहेगा, आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसका अपना वेयर हाउसिंग कॉस्ट, हाँ उसका अपना इंटरेस्ट का कॉस्ट, उसके अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, जो भी पीएनएल के डेबिट में होता है वो उसका कॉस्ट हो गया, और उसकी अपनी प्रॉफिट मार्जिन ना, जीपी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वो उसमें ऐड करेगा वो, राइट। तो ही इज रेडी टू सेल एट हाउ मच, 200, लेकिन टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा टैक्स, जल्दी बोलो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट सिस्टम चालू है ना, हेलो, तो यहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब ओनली मैन्युफैक्चरर वाज सपोज टू पे टैक्स, जब फर्स्ट पॉइंट सिस्टम आया तब। अब इसके आगे का बताओ कैसे चलेगा, आगे वाले होलसेलर का कितना होगा कॉस्ट, 200, उसने 80 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया, कितने के लिए वो सेल करने के लिए रेडी है, 280, उसको भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो कितने में सेल करेगा, 280, तो रिटेलर को कितने में मिलेगा ये आइटम, 280 में। मान लेते उसने 70 रुपीज़ का अपना कॉस्ट वगैरह सब ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो मैं 100, 90, 80, 70 ऐसा मैं वैल्यू एडिशन कम कम करते जा रहा हूँ थोड़ा नंबर चेंज करने के लिए, यहाँ तक क्लियर है। तो इस अभी कितना हुआ ये 350 ना, 350 हुआ, 350 में से फिर इसको भी डैश कर देता हूँ क्योंकि ये भी टैक्स नहीं लगाएगा, तो ये नेट भी कितने में सेल करेगा, 350। कंज्यूमर को माल कितने में मिला, 350 में। गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला पूरे सेल्स की साइकिल में, 10 रुपीज़। मुझे एक मेरिट बताओ और एक डीमेरिट बताओ, वैसे तो बहुत सारे मेरिट है बहुत सारे डीमेरिट, एक एक बताओ खाली जो मेन है। मेरिट मतलब समझता है इस सिस्टम का एडवांटेज और इस सिस्टम का डिसएडवांटेज। तो इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है मुझे बताओ, टैक्स की चोरी यहाँ पे ज़्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुआ, इसका डेटा ऑलरेडी एक्साइज वालों के पास जा चुका है, और मैन्युफैक्चरर्स आर वेरी बिग कंपनीज, आइडियली दे विल नॉट डू द वो चिंदी चोरी जो यहाँ पे लोकल मार्केट में चलते हैं विदाउट बिल विथ बिल, हाँ वो वाला नहीं करेंगे ऐसे मान के चलते। तो यहाँ पे लो टैक्स इवेजन था, यहाँ पे क्या था, लो टैक्स इवेजन। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, लो टैक्स, लो टैक्स इवेजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम कि यहाँ पे टैक्स इवेजन कम था, गवर्नमेंट की रिस्क ही कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स किससे ले रहा था, मैन्युफैक्चरर से ले रहा था, तो टैक्स तो कम ही हो गया। एक डीमेरिट क्या हो गया लेकिन सर, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर से टैक्स ले रहे थे, आप देखो ना मार्केट में गुल 350 रुपये का बिका है, लेकिन गवर्नमेंट को 10% मिला है 100 रुपये पे, मतलब मैन्युफैक्चरर के प्राइस पे। और आपको तो पता है मैन्युफैक्चरर का प्राइस बहुत कम प्राइस रहता है, वैल्यू तो उसके बाद ऐड होता है। आप देखो ना मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये में आइटम बनाया था, बिका मार्केट में 350 में, तो आइडियली कितने रुपए पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए था, 350 के ऊपर मिलना चाहिए था, क्योंकि ये सेल्स टैक्स है, ये मैन्युफैक्चर एक्साइज ड्यूटी थोड़ी ना, क्या एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर से ली जाती है, वो तो ले लिए गवर्नमेंट ने। मैं एक्साइज नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सेल्स टैक्स पढ़ा रहा हूँ, गुड्स के ऊपर का जो टैक्स होता है, जो जीएसटी था उसका पुराना वर्जन पढ़ा रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरर से क्यों लिया आपने टैक्स, क्योंकि रिस्क कम थी, और आपको पता है एफएम का बहुत फेमस फॉर्मूला है, लो रिस्क लो रिटर्न। रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी लो ही रहेंगे। तो गवर्नमेंट को बाबा बहुत कम टैक्स मिला, लो टैक्स कलेक्शन, ठीक है ना। आपने रिस्क कम ली तो आपको टैक्स भी कम मिला। ये क्लियर है, पहला वाला सिस्टम क्लियर है एवरीबॉडी। प्लीज मुझे ना थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स दो आप लोगों से कि मैंने क्या सिस्टम समझा है, क्या क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पे, कि सप्लाई चेन में पहले तो एक बंदा नहीं होता, मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है, और गवर्नमेंट होती है। ये सारे लोग पार्ट प्ले करते हैं। जब पहला इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंडिया ने लाया तो उन्होंने लाया था फर्स्ट पॉइंट लेवी। फर्स्ट पॉइंट लेवी वॉज वेरी इजी सिस्टम, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स वर ऑलरेडी आइडेंटिफाइबल, रजिस्टर्ड इन सम और अदर टैक्सेस, तो उनको ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वर वेरी फ्यू। क्वांटिटी में मुझे बताओ ना, कंज्यूमर इंडिया में ज़्यादा रहेंगे, रिटेलर ज़्यादा रहेंगे कि मैन्युफैक्चरर ज़्यादा रहेंगे जब आया होगा ये टैक्स सिस्टम? कंज्यूमर और रिटेलर बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो कंज्यूमर और रिटेलर से डायरेक्टली तो टैक्स नहीं लिया जा सकता, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, मतलब सेलर भरेगा। लेकिन कौन सा सेलर भर रहा है? हाँ, मैन्युफैक्चरर वाला सेलर भर रहा है। तो आप समझ सकते हो क्या, जब मैन्युफैक्चरर अगर ये टैक्स भर रहा है तो इट वॉज वेरी इजी टू कलेक्ट, बट इट वॉज वेरी लो अमाउंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कभी मार्जिन कमाता ही नहीं। मैन्युफैक्चरर बहुत कम मार्जिन के ऊपर खेलता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी पे खेलता है, मार्जिन तो उसके आगे वाले कमाते हैं।
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मा जो मेडिसिन हम खाते हैं, टैबलेट हम खाते हैं, फार्मा मैन्युफैक्चरर का जितना प्रॉफिट नहीं होता ना, उतना तो केमिस्ट कमाता है। समझ रहे हैं आपको? केमिस्ट का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ से हम गोली लेते हैं उसको 2 रुपये में मिलता है वो स्ट्रिप, वो हमको 10 रुपये में, 8 रुपये में, 6 रुपये में बेचता है। तो 200% कभी कभी मार्जिन कमाता है। 200-300% की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो बेचारे ने खाली 5%, 10% कमाया रहता है, टक्के की बात अगर कर रहा हूँ तो। बट मैन्युफैक्चरर ज़्यादा क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनका वॉल्यूम, ये रिटेलर तो एक छोटा सा दुकान है ना रे, इंडिया में डोलो हर काउंटर पे मिलती है। मतलब सोचो मैन्युफैक्चरर ने कितने डोलो, वो टक्का भले कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनका क्वांटिटी ज़्यादा है तो दे प्ले एट लो मार्जिन। तो ये यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम आपको समझ में आई सिस्टम के। अगर आप ऑफिसर होते या आप गवर्नमेंट होते तो आप कौन सा सिस्टम लाते, फर्स्ट पॉइंट कि लास्ट पॉइंट? सोचो ना। मतलब एक्चुअली मार्केट में सेल्स कितने में हो रहा है? 350 में हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आप 350 के ऊपर सेल्स, आपके टैक्स का नाम ही सेल्स टैक्स है, तो जहाँ सेल होता है फाइनल कंज्यूमर को, उससे टैक्स लेना चाहिए। मैंने कल भी बोला था इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी इज द डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जो कंज्यूमर के पास जिस प्राइस पे गुड्स जा रहा है उस प्राइस के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। आर वी गेट क्लियर? चलो आगे। तो मैं इस सिस्टम को फिर से क्या करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के। आप लोग मुझे हेल्प करेंगे? अभी इस सिस्टम का नाम क्या रखेंगे पता है हम? इस सिस्टम का नाम रखेंगे लास्ट पॉइंट। गवर्नमेंट ने फर्स्ट पॉइंट लॉन्च करके देखा, गवर्नमेंट को मजा नहीं आया, गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स मिला। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं हम मैन्युफैक्चरर से टैक्स नहीं लेंगे, हम रिटेलर से टैक्स लेंगे, क्योंकि रिटेलर एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। एंड रिटेलर से अगर लेंगे तो इट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यू एडिशन डन बाय ऑल द प्लेयर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जितने लोगों ने जो भी वैल्यू ऐड की है वो सारी उसमें इंक्लूडेड है, सारा प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड है। तो एक काम करते हैं, रिटेलर से टैक्स लेते हैं। हमने बोला ले लो, तो भैया पॉइंट ऑफ टैक्स में मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट हम कितना रखते हैं? 0, क्योंकि सब कुछ मैन्युफैक्चरर ने जो भी किया हम उसको वैल्यू एडिशन ही मानते हैं। तो 10 रुपीज़ में वो बेचने के लिए रेडी था, तो उसका सेल प्राइस भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉरी, 100 रुपीज़ में बेचने के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है ना? टैक्स लगाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि कौन सा पॉइंट चालू हो गया? लास्ट पॉइंट चालू हो गया। तो इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 100। ये समझ में आ रहा है आपको? पक्का? इसका सेल्स का एंट्री मार के बताओ, जनरल एंट्री क्या होगा? कैश बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। टैक्स भरना है क्या? कोई नहीं, है ही नहीं कोई टैक्स। अच्छा, इसके आगे कौन है? इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये ऊपर याद रखो। इसके आगे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर है तो साहब इसके आगे क्या होगा? यहाँ पे इसका कॉस्ट कितना होगा? हाँ, कि यहाँ पे मैं ऐड करके रखूँ? नहीं ऐड करूँगा चलेगा ना? ये टेबल समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, कि इसको स्प्लिट मार के रखूँ? नहीं, जाने दो, समझ में आ जाएगा ना कौन सा पहला मैन्युफैक्चर होता है, उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, राइट? हाँ, तो बोलिए इसका कॉस्ट कितना हो गया? 100 रुपीज़। ठीक है ना? तो इसका कॉस्ट 100 है, मतलब इसने जनरल एंट्री क्या मारी होगी? परचेस की एंट्री है ना। इसके लिए सेल था तो इसके लिए परचेस है। मैन्युफैक्चरर के लिए सेल था तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस है। परचेस की एंट्री क्या मारते हैं हम? परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ का टू कैश या बैंक या क्रेडिटर। ये समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। इसने 90 रुपीज़ का कॉस्ट इनकर किया। कॉस्ट में क्या क्या आता है मैंने बताया आपको। उसका अपना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, जो भी है उसने सारे कॉस्ट, उसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन, वो सब कुछ ऐड किया। ही इज रेडी टू सेल एट 190। टैक्स लगेगा क्या इसको? नहीं, क्योंकि लास्ट पॉइंट चालू, ये भी टैक्स नहीं लगाएगा। सेल्स टैक्स लगेगा लेकिन इसे नहीं लगेगा। किसे लगेगा फिर से मुझे बताओ? अरे नहीं, रिटेलर को लगेगा। लास्ट सेल, लास्ट पॉइंट ऑफ लेवी, मतलब जब लास्ट सेल होगा तब लगेगा। अभी तो सेल हो ही नहीं रहा है ना। अभी तो अभी B2B चालू है, जहाँ पे B2C होगा तुम्हारे भाषा में। अभी क्या चालू है? B2B, जहाँ पे लास्ट सेल मतलब कौन सा सेल? जहाँ पे B2C चला जाएगा। अभी सब B2B चालू है ना, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता था। तो ये 190 में आगे गया। तो मुझे बताओ होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना? 190। ठीक है ना? वो अपना वैल्यू एडिशन कितना किया? 80। तो वो कितने में सेल करने के लिए रेडी है? 270। इसको भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये कितने में बेचेगा? 270 में बेचेगा। ठीक है ना? तो ये आगे जाएगा तो इसको कितना कॉस्ट हो गया? 270। इसने अपना 70 रुपीज़ ऐड किया। ठीक है ना?
तो ये कितने में बेचने के लिए रेडी है? 340। अब यहाँ पे टैक्स लगेगा क्या सर? हाँ लगेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट है ना, तो ये यहाँ पे 34 लगेगा, ठीक है ना। तो ये कितने में सेल करेगा? 374 में लगेगा। ये क्या है? ये जो कलर मैंने बनाया है यहाँ पे, ये क्या है? ये इनवॉइसेस है। ये क्या है? इनवॉइसेस है। रिस्पेक्टिव पार्टी के क्या है? ये सारे इनवॉइसेस है ये, ठीक है ना। तो इसके इनवॉइसेस के ऊपर ध्यान दो। दिस इज द इनवॉइस, ठीक है, एंड दिस इज द टैक्स अमाउंट। ये जो है ये क्या है? ये टैक्स अमाउंट है 34 रुपीज। ओके, रिटेलर अगर ईमानदार है तो एंट्री क्या मारेगा यहाँ पे? जनरल एंट्री क्या मारेगा? रिटेलर जनरल एंट्री क्या मारेगा? ऐसे ही कुछ एंट्री मारेगा ना? क्या एंट्री मारेगा ये रिटेलर यहाँ पे? कैश बैंक अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट। कितना आएगा यहाँ पे? इसके पास पैसा कितना आएगा? देखो 374 का पैसा आएगा उसके पास, टोटल पैसा इतना या उतने का डेटर क्रिएट होगा। टू सेल्स, पूरा पैसा उसका है क्या? नहीं, पूरा पैसा उसका नहीं है, पूरा पैसा उसका नहीं, पैसा उतना है। उसका कितना है इसमें? खाली 340 रुपीज़। तो 34 रुपीज़ उसको किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो 34 रुपीज़ का वो क्या बना देगा? लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये करंट असेट है, कैश जो आया या डेटर आया करंट असेट है, सेल्स 340 का हुआ, लाइबिलिटी 34 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी बन गई। दिस इज क्लियर? ओके। हाँ, अभी जो कंज्यूमर है वो तो जर्नल एंट्री पास नहीं करता। ये जो कंज्यूमर है इसको माल कितने में मिला? 374 में। गवर्नमेंट को कितना मिला? 34। गवर्नमेंट खुश है कि नहीं यहाँ पे? बोलो क्यों खुश है? ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स मिल गया ना उनको। पहले इसी प्रोडक्ट पे 10 रुपया मिलता था, अभी इस खाली लेवी का सिस्टम चेंज करने से कितना मिला? 34 मिला। तो गवर्नमेंट इज हैप्पी, बोलो। हाँ, तो ये मेरिट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट को ऑप्टिमम रेवेन्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑप्टिमम का मतलब होता है कि भैया जितना मिलना था, ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना, मतलब जितना, ना ज़्यादा ना, ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यू, इसका मेरिट हो गया। डीमेरिट क्या होगा इसका? इस सिस्टम का डीमेरिट क्या है? नहीं, इन्फ्लेशन तो ठीक ही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है। देखो अभी जो आइटम पहले कितने में बिकता था मार्केट में? 350 में, अभी कितने में बिकना चालू हो गया? 374। क्यों? प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू चेंज हो गया क्या? पहले भी प्लास्टिक का बॉटल था, अभी भी प्लास्टिक का बॉटल है। पहले भी मोबाइल था, अभी भी मोबाइल है। मैंने फीचर में कुछ नहीं चेंज किया है, सेम प्रोडक्ट, खाली मैंने टैक्स का सिस्टम चेंज किया है। तो प्राइस चेंज हो गई। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से प्राइस चेंज होती है। मुझे आपको वो भी सिखाना था। इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होती है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर ने नहीं चेंज की, डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं चेंज किया, होलसेलर ने नहीं चेंज किया, सबने उतना ही कमाया। देखो ना, यहाँ पे भी सबने उतना ही कमाया था, 100, 90, 80, 70। यहाँ पे भी सब लोगों ने इतना ही कमाया। इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। 100, 90, 80 एंड 70। तो उन लोगों ने उतना ही कमाया जितना पहले कमा रहे थे। ये किसने ज़्यादा कमाया इस सिस्टम की वजह से? गवर्नमेंट ने ज़्यादा कमाया। तो गवर्नमेंट अगर अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी चेंज होती है तो करती है, तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के, कमोडिटीज़ के प्राइजेस चेंज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन आप एज अ कस्टमर दुकान में खड़े हो, आप सोचो ना, जो कल आपने माल लेकर गए थे वो 350 रुपीज़ में लेकर गए, आज आप से भी माल लेके जा रहे हो 374 रुपीज़ में। आप भड़कोगे नहीं उसके ऊपर, दुकान वाले के ऊपर? बोलोगे ना इतना कैसा महंगा यार, इतना कैसा प्राइस बढ़ा दिया? तो बोलता है अरे हमने नहीं बढ़ाया, वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया। तो रिटेलर आपको ऑप्शन देता है। कौन सा ऑप्शन? अरे बोलो ना, रिटेलर आपको एक ऑप्शन देगा यहाँ पे, कच्चा पक्का ऑप्शन देगा। सर कच्चा पक्का ऑप्शन मतलब क्या? वो बोलता है कंज्यूमर को कि आपको बिल चाहिए क्या? बिल चाहिए तो 374 में, बिल नहीं चाहिए तो कैश में दोगे तो 340 में। हाँ, मतलब 340 में लेके जाओ, 2-5 रुपये इधर उधर छोड़ दो, विदाउट टैक्स ना, विद टैक्स विदाउट टैक्स। क्योंकि ये 34 रुपीज़ रिटेलर के जेब में जाने वाला है क्या? दुकान वाले को मिलना है क्या? नहीं ना, ये तो किसको जाना है? गवर्नमेंट को जाना है। कलेक्ट करके देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोलता है कच्चा चाहिए कि पक्का चाहिए, विद बिल विदाउट बिल, कैश की बैंक। तो ब्लैक मनी मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होने चालू हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो की बात हो गई कि 350 में कहाँ साहब, आपको 340 में देता हूँ मैं माल, महंगा नहीं कर रहा हूँ, सस्ता करके दे रहा हूँ आपको, लेकिन बिल नहीं दूंगा। बिल चाहिए तो 374, क्योंकि मेरा नहीं हो, गवर्नमेंट का पैसा ऐड हो रहा है। तो रिटेलर ने मार्केट में पूरा कच्चा, मतलब कच्चा बिल का कॉन्सेप्ट
चालू किया, और गवर्नमेंट को ये जो 10 रुपया मिल रहा था ना वो भी नहीं मिला, ये 34 रुपीज मिलने वाला था, मिला नहीं, क्योंकि लोगों ने टैक्स, अच्छा मैं एक आइटम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूं, मैं टोटल गुड्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, इंडिया में जितने गुड्स बिकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ लोगों ने भरा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भरा होगा, कुछ लोगों ने बिल में कम करना चालू किया, कुछ लोगों ने बिल इशू किया, लेकिन अमाउंट कम करके लाख रुपए का आइटम 80,000 में बेचा, ऑफिशियली 20,000 कैश में ली। तो 100% वाइट 100% ब्लैक नहीं, थोड़ा वाइट थोड़ा ब्लैक, ये धंधे चालू हो गए, जिसको जैसा दिमाग था वैसा उसने खेलना चालू किया। मतलब मार्केट में क्या बढ़ गया, टैक्स इवेजन बढ़ गया। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हेलो, चलो आगे। तो ये सिस्टम भी अच्छा सिस्टम है क्या? नहीं, ये सिस्टम भी इतना मजा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में खाली किससे टैक्स लिया था हमने? खाली मैन्युफैक्चरर से लिया था। लास्ट पॉइंट में किससे टैक्स लिया? रिटेलर से लेना था। दिया क्या रिटेलर ने? नहीं, रिटेलर ने दिया नहीं, गवर्नमेंट को चुना लगाया। अब गवर्नमेंट, आप अगर गवर्नमेंट होते तो आपको नाराजगी नहीं होती, आपको गुस्सा नहीं आता मार्केट के ऊपर? तो कुछ कुछ इंसान गुस्से में डिसीजन ले लेता है। जो गुस्से में लिए हुए डिसीजन सही होते हैं कि गलत होते हैं? मेनली, मतलब मेजॉरिटी टाइम, ऐसा नहीं कि हर बार गलत होते, लेकिन मेनली क्या होता है, चांसेस क्या होते हैं? गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी आपको गलत होने का चांसेस दिखाता हूँ, ठीक है ना। गवर्नमेंट जब गुस्से में कोई डिसीजन लेता है तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, वो देख लो, ठीक है। ये आपको सब पता है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट क्या होता है। पहले पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकाल देता हूं। अब गवर्नमेंट ने लाया नया सिस्टम, मल्टी पॉइंट लेवी। मल्टी पॉइंट लेवी का मतलब होता है जब जब सेल होगा, क्या मैंने बोला? जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा। क्या बोला मैंने? जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला? जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा। मल्टी पॉइंट टैक्सेशन। गवर्नमेंट गुस्सा हो गया, गुस्से में लिया हुआ डिसीजन है और सही डिसीजन नहीं है। आपको पता चलेगा क्यों नहीं है। कंज्यूमर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट कितना रखा था हमने? 0। मैन्युफैक्चरर वैल्यू एडिशन कितना कर रहा था? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में उसका सब चल रहा था। 100 में क्या क्या है मैन्युफैक्चर का, फिर से बताओ? उसका रेंट है, सैलरी है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल्स है, मशीनरी का डिप्रिसिएशन है, सब कुछ, और उसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन भी है। मतलब मैन्युफैक्चरर को हर सिस्टम में कितना मिल रहा था? अरे भाई, मैन्युफैक्चरर ने कभी चेंज किया ही नहीं ना। मैन्युफैक्चरर हर सिस्टम में कितने में बेचने के लिए रेडी है प्रोडक्ट? 100 रुपीज़ में बेचने के लिए रेडी है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100। लेकिन इसको अभी क्या लगाना पड़ेगा? 10 रुपीज़ का टैक्स लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? मैन्युफैक्चरर को 10 रुपीज़ का टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। अगेन जर्नल एंट्री ऐसे आएगी, सेम ना। मैन्युफैक्चरर का जर्नल एंट्री यही रहेगा ना। कैश बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट 110 टू सेल्स अकाउंट 100 टू सेल्स टैक्स पेएबल 10, ठीक है ना। 110 करंट असेट है, 10 रुपीज़ करंट लाइबिलिटी है, और सेल्स में जाएगा 100 रुपीज़। उसका तो 100 रुपया ही था, ओके। और खर्चे वगैरह के डेबिट की एंट्री मार देगा वो। तो दिस इज हाउ इट इज। यहां तक क्लियर है? हाँ, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू तक क्लियर है? मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में गुड्स मिला? 110। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट 110 टू क्रेडिटर कैश या बैंक कितना? 110। यहां तक क्लियर है? हेलो, समझा आपको? जर्नल एंट्री तो क्लियर है ना रे? हेलो, हाँ थैंक्स, ठीक है ना। अब इसका अपना क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। ये खुद भी तो खर्चे इनकर करेगा, अपना भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो कितने में बेचने के लिए रेडी है माल? 200 में। लेकिन मल्टी पॉइंट सिस्टम चालू हो चुका है, मतलब जहाँ जहाँ सेल होगा वहाँ पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे फिर से टैक्स लगेगा क्या? हाँ, यहाँ पे 20 रुपीज़ का टैक्स लगा। ये कितने में बेचेगा फिर? अभी एक्चुअली इनवॉइस वैल्यू 220 में हो गया, ठीक है ना। तो इसका सेल्स का एंट्री कैसे आएगा? कैश बैंक डेटर अकाउंट कितना आएगा? अरे 220। कैश बैंक या डेटर में कितना आएगा? 220। सेल्स कितना हुआ?
200 और लाइक सेल्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी 20 रुपीज़, गवर्नमेंट को पे करना है 20 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ओके। आगे वाले के लिए कॉस्ट कितना पड़ा, फिर उसने 220 रुपया देकर लाया तो कॉस्ट कितने का हो गया, 220 का कॉस्ट हो गया। उसकी एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट ना, सिंपल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कितना 220 में इसको माल पड़ा, ठीक है ना। अब उस अपना खुद का ऐड करेगा, अपना तो उतना ही ऐड कर रहा है जितना पहले भी ऐड किया था, ठीक है ना। मैं अब उसका अमाउंट नहीं चेंज कर रहा हूँ, अपना कितना ऐड किया उसने 80 रुपीज़। अब कितने में बेचने के लिए रेडी है वो 300। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा, तो ये 30 रुपीज़ का टैक्स लगा यहाँ पे, तो ये 330 रुपीज़ हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हेलो एवरीवन, राइट। तो इसका एंट्री बोलो, सेल्स का एंट्री क्या आएगा, होलसेलर का सेल्स का एंट्री क्या आएगा, कैश बैंक या डेटर अकाउंट कितना 330, ठीक है ना। टू सेल्स उसका कितना है, खाली इसमें 300 है, ठीक है ना। टू सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कितना 30 रुपीज़, मतलब इसको 30 रुपया भरना पड़ेगा आगे बैंक में से, राइट। चलो आगे, तो सामने वाले के लिए कॉस्ट कितना, रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना 330, वो अपना कितना ऐड कर रहा था हर बार 70, मैंने 70 ऐड किया, ये कितने में सेल करेगा 400, और ये कितने में अभी टैक्स लगाएगा 40। तुमको समझ रहा है, ये सब टैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। हेलो, तो एक्चुअली गुड्स कितने में बिका फिर मार्केट में 440। कंज्यूमर को जो गुड्स ओरिजिनली 350 में मिल रहा था फर्स्ट पॉइंट में, जो लास्ट पॉइंट में 374 का हो गया, अज्यूमिंग कंज्यूमर इज बाइंग गुड्स इन वाइट मार्केट, नॉट ब्लैक वाला मार्केट, वो अभी कितने का हो गया 440 का। आपको गुस्सा नहीं आएगा, चलो लाख रुपए का गुड्स, ये मतलब समझ रहा है ना, इसके आगे लैक्स लगा दूं तो समझ रहा है, तो आपको अरे भाई महंगा जाएगा ना। मार्केट में कमोडिटीज तो उतने वैल्यू पे सेल हो रही है ना, आप बोलोगे 50-100 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, अरे पर यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल इंडिया का कंजम्पशन देखो ना। ये खाली बॉटल नहीं महंगा हुआ है यहाँ पे, लैपटॉप, गाड़ी, एसी, मोबाइल, हर चीज उतने परसेंटेज से बढ़ गई है। गवर्नमेंट खुश है कि नहीं, गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला यहाँ पे देखो ना। मैन्युफैक्चरर ने 10 दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 दिया, 30 हो गया, होलसेलर ने 30 रुपये दिया, 60 हो गया, और रिटेलर ने 40 दिया, मान लेते कि दे दिया, तो कितना मिला यहाँ पे उसको गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ का, लेकिन अलग अलग लोगों से मिला। मल्टी पॉइंट सिस्टम है ना। गवर्नमेंट बहुत खुश भाई, हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट को हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू मिला, गवर्नमेंट तो बावरा हो गया, बोलता इतना पैसा, इतने पैसे का क्या करेंगे हम लोग। लेकिन इसके 2-3 मेरिट बताओ, डीमेरिट्स बताओ। इसमें सबसे पहला डीमेरिट, इसमें 2-3 है यहाँ डीमेरिट। एक तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा आ गया, इन्फ्लेशन समझता है ना, महंगाई ह्यूज, अनबेरेबल। अब इन्फ्लेशन बढ़ा है तो जो लोग चोरी नहीं करते थे टैक्स की इसके पहले, वो लोग भी क्या करेंगे, ये ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो ऐसा नहीं लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे, लोग ज़्यादा टैक्स की चोरी भी करेंगे। मतलब जो पहले जेन्युइनली थोड़ा बहुत वाइट में माल चल रहा था मार्केट में, वो अभी और ब्लैक होना चालू हो गया, तो ब्लैक इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई क्योंकि ब्लैक में ज़्यादा घूमने लगा। अब बोलोगे गवर्नमेंट का क्या लॉस है, गवर्नमेंट का बहुत लॉस है इसमें ब्लैक में, क्योंकि खाली इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी नहीं होती, चोरी होती है तो डायरेक्ट टैक्स में भी होती है। अरे चोरी खाली इंसान इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ी ना क्या करेगा, अगर सेल्स आपने गायब किया तो आप डायरेक्ट टैक्स से भी गायब करोगे और इनडायरेक्ट टैक्स से भी गायब, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से ही गायब कर दोगे। तो पैरेलल कंपनियां चलनी चालू हो गई, व्हाइट वाली और ब्लैक वाली। आपके दो बिल बुक होते थे, एक कच्चा बिल और एक पक्का बिल, ऐसा चलने लगा ओपनली, तो टैक्स इवेजन बढ़ गया। तीसरा यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा, उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया यहाँ पे। सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। आपको दिख नहीं रहा होगा टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो मुझे उसके लिए आपको यहाँ पे एक दो लाइन मैंने एडिशनली ऐड की है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। मैंने एक दो लाइन ऐड की है, या यहाँ पे नहीं करता, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे।
कैस्केडिंग इफेक्ट समझाने के लिए आपको समझाऊं कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले वाले में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। पहले वाले ने वैल्यू एडिशन कितना किया 100, उसके ऊपर 10 रुपये 10% टैक्स लगाया। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब सादी भाषा में क्या बोलूँगा, देखो टैक्स इज ऑलवेज सपोज टू बी ऑन वैल्यू। ये जो सारे टैक्स है ये किसके ऊपर होनी चाहिए, वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए। टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हो आप। तो इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट है। पहले देखो कैस्केडिंग इफेक्ट है कैसे। तो यहां पे टैक्स कितना गया 10 रुपीज का, तो यहां पे कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। 10% वैल्यू, 100 रुपीज का वैल्यू था, 10% टैक्स ऐड होना था। तो दिस इज टैक्स ऑन वैल्यू। इसको मैं नाम क्या दे देता हूं, टैक्स ऑन वैल्यू। ये एडिशनल आइटम यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐड कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसका मैं कलर का चेंज कर देता हूं इतने पूरे का। ये एडिशनल बॉक्स है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ये कहां चेंज हो गया, इसका नाम क्या दिया मैंने, टैक्स ऑन वैल्यू। ठीक है ना। टैक्स ऑन वैल्यू का मुझे कुछ गड़बड़ी नहीं है सर। टैक्स ऑन वैल्यू तो मैं भरने के लिए रेडी हूं। मुझे प्रॉब्लम है टैक्स ऑन टैक्स का, टैक्स ऑन टैक्स का, जिसको कैस्केडिंग बोलते हैं। तो यहां पे नहीं है, पहले वाले में कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। मुझे बताओ यहां तक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तक कितना वैल्यू ऐड हुआ प्रोडक्ट में। मैं देखो इक्वल टू करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। वैल्यू कितना ऐड हुआ मुझे बताओ। ये देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहां पे, मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू ऐड किया था 100। ये वैल्यू एडिशन का लाइन दिख रहा है ना आपको, मैन्युफैक्चरर ने 100 ऐड किया था और डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना वैल्यू ऐड किया 90। मतलब कितने का वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में वैल्यू कितने का है 190। तो टैक्स ऑन वैल्यू मतलब कितना आना चाहिए था, 10% लगना था ना। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है आपको, 190 का 10% कितना आना चाहिए था, 19 रुपीज़ आना चाहिए था भैया। अगर आप मेरे को 10% चार्ज भी करते तो 19 रुपीज़ आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे टैक्स आपको दिख कितना रहा है 20 क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है पता है, 1 रुपया का किसका लगा है पता है, इक्वल टू यहाँ पे 10 रुपये का ये टैक्स लगा था। ये दिख रहा है आपको 10 रुपये का टैक्स, अरे 10 रुपये का टैक्स दिख रहा है आपको। मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपये का टैक्स लगाया था ना, वो मेरे इनवॉइस प्राइस में एडेड है। इनवॉइस मतलब मेरे ऊपर वाली कॉस्ट में 110 रुपया लिया ना आप लोगों ने, 110 लिया हुआ है। तो 110 में 100 तो उसकी वैल्यू थी और 10 क्या था, टैक्स था। फिर मेरी वैल्यू एडिशन आपने उसमें ही ऐड की। तो वो जो 200 रुपया है, ये जो 200 रुपया दिख रहा है सेलिंग प्राइस, उसमें 2 आइटम है, 190 का वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और 10 रुपए का क्या है उसके अंदर टैक्स है। समझ में आ रहा है। और टैक्स के ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया तो 10% हो गया। हेलो, एक काम करता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो शायद। मैं आपको यहां पे वैल्यू दिखा दूं और यहां पे टैक्स दिखा दूं, इस लेवल तक कितना लगा हुआ है। फिर से ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? ये समझ में आ गया ना, मेरा जिंदगी आसान हो जाएगा कि क्यों जीएसटी आया है या क्यों आप लोगों को जीएसटी की इज्जत करनी चाहिए। यहां पे वैल्यू कितना था 100, यहां पे कोई टैक्स ऐड नहीं हुआ था इनपुट में, ठीक है ना। टैक्स ऑन इनपुट लिख देता हूं और क्लियर हो जाएगा। टैक्स ऑन इनपुट कुछ था ही नहीं, इनपुट ही नहीं है। यहां पे कॉस्ट दिख रहा है, यहां पे जो मैं कॉस्ट लिख रहा हूं ये क्या है, ये इनपुट है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो, कॉस्ट ऑफ, अरे भाई यहां पे इसका फुल फॉर्म अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट। हाँ, तो टैक्स ऑन इनपुट है क्या वहां पे, नहीं, कुछ इनपुट ही नहीं था। तो टैक्स ऑन इनपुट उसने जो भी किया वैल्यू एडिशन किया, तो वैल्यू कितना था 100 का था। तो बाबा यहाँ पे 100 के ऊपर 10%, तो ये बरोबर चल रहा है। मैन्युफैक्चरर लेवल पे कैस्केडिंग नहीं है। मैं आपको खाली क्या सिंपल समझाना का ट्राई कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर के लेवल पे कैस्केडिंग नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे बताओ ना, यहाँ पे वैल्यू कितना था 190, किसका 190, उसका 100 मेरा 90, तो दोनों का मिला के कितना हो गया। और टैक्स ऑन इनपुट था क्या, ये देखो ना 110 में टैक्स है क्या, कितना था 10 ना। कैसे पता चलता है, ये इनवॉइस देखने का, पिछले वाले का इनवॉइस देखने का। मेरे को टैक्स कितना लगा, होलसेलर के लिए परचेस इनवॉइस है ना वो
100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो मेरे इनवॉइस में देखने का टैक्स दिख रहा है क्या आपको वहां पे? हाँ, कितना? 10 रुपीज़ का दिख रहा है। तो मेरे पास टैक्स कितना था? 10 रुपया, ठीक है ना। तो मैं अभी सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊं, टैक्स ऑन वैल्यू लगाना होगा तो 10% लगाना होगा ना, तो कितना आएगा? 19। और यहां पे क्या करूंगा, टैक्स ऑन टैक्स लगाने का होगा तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स है ना, इसको मैं रेड कर देता हूं। देखो आप लोग, ये डेंजरस है कि नहीं मुझे बताओ आप। इसको ही कैस्केडिंग बोलते हैं। ये 1 रुपए को क्या बोला जाता है? कैस्केडिंग। एक बार और समझाऊं, गुस्सा नहीं आएगा आपको? हाँ देखो, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या हो गया, पहले इनवॉइस देखो, ये इनवॉइस देखो, इनवॉइस देख रहे हो, ये 220 प्लस 220, ये सेल इनवॉइस है, किसका? होलसेलर का। और ये परचेस इनवॉइस किसका है? रिटेलर का। तो रिटेलर ने माल कितने में लिया? 220 में लिया। लेकिन मुझे बताओ ना, वैल्यू कितनी है उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू कितनी है? तो पहले 100 थी, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ ऐड किया था, होलसेलर ने सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर ने 90 ऐड किया और होलसेलर ने 80। तो कितना हो गया? 100 प्लस 90 प्लस 80। अब तक का प्रोडक्ट का वैल्यू, ये प्रोडक्ट का वैल्यू, ये अगर प्रोडक्ट मानता हूं मैं तो कितना हो रहा है? 270। तो 270 के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। आई एम अग्रीइंग टू दैट। लेकिन यहां तक अभी तक टैक्स लगा कितना है? प्रोडक्ट के अंदर टैक्स गया कितना है? मेरे पीछे वाले का 20 और उसके पीछे वाले का 10। तो अब तक इसमें गया कितना है? 20 प्लस 10 या 10 प्लस 20, उल्टा करता हूं, 10 प्लस 20। पहले 10 लगाता फिर 20, तो 30 रुपीज़ का टैक्स है। इस ये 270 और 30 मिला के कितना होता है? 300। मतलब मैं आपको 300 का स्प्लिट बता रहा हूँ। 300 रुपये में गुड्स की वैल्यू 270 ही है और 300 रुपये की वैल्यू में 30 रुपये का तो टैक्स है। और आप लोग 10% किसका निकाल रहे थे? 300 का। तो 300 का 10% लगाओगे तो 10% दो चीज़ों के ऊपर निकाल रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्स एंड टैक्स ऑन वैल्यू। तो टैक्स ऑन टैक्स कितना निकला यहाँ पे? 27। समझ में आ रहा है? और टैक्स ऑन टैक्स कितना निकला? 3 रुपीज़। तो ये जो 3 रुपीज़ निकला, ये क्या है? ये कैस्केडिंग है। ये क्या है? कैस्केडिंग है। टैक्स ऑन टैक्स है ना ये। प्रोडक्ट की वैल्यू में 300 रुपये में दो चीज़ें हैं, 300 रुपये में दो चीज़ें हैं, एक वैल्यू और एक टैक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलता हूँ। एक बार बताने का ट्राई करता हूँ। मुझे बताओ, जो रिटेलर है उसके, मान लेते हैं कि रिटेलर बिल वाला धंधा कर रहा है, वो बिना बिल वाला नहीं कर रहा है, जेन्यून रिटेलर है, क्रोमा वगैरह है, वो हाँ कैश वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते, उनका पूरा सिस्टम के हिसाब से चलता है, बड़ा रिटेलर है। उसके लिए ये इनवॉइस वैल्यू इतनी थी ना, ये इनवॉइस है ना उसका, तो उसको माल कितने में मिला? 330 में। 330 में दो चीज़ें हैं, बोलो ना, दो चीज़ें। एक तो वैल्यू है, वैल्यू किसका किसका? 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस इसका खुद का, मतलब टोटल वैल्यू अभी तक जितने लोगों ने ऐड किया है तो 340 हो गया। मैं तो एकदम सिंपल सी भी ले सकता था, 270 प्लस 70, अब तक का वैल्यू एडिशन प्लस इसका वैल्यू, लेकिन आपको टोटल बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, अब तक इसमें टैक्स कितना ऐड हो चुका है? पहले 10, मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपीज़ ऐड किया। देखो ना यहाँ पे जो हाईलाइटेड, मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपीज़ ऐड किया था, डिस्ट्रीब्यूटर ने 20, होलसेलर ने 30। तो ये कितना ऐड हुआ था इसमें टैक्स? 60 रुपीज़ का टैक्स ऐड हुआ था। तो टैक्स ऑन वैल्यू निकालूंगा तो कितना आना था? 34। लेकिन क्या आ गया? टैक्स ऑन टैक्स। इसलिए यहाँ पे 40 रुपीज़, ये 40 रुपीज़ और ये 400 रुपीज़ का बाइफर्केशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपको समझना है मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये जो 40 और 400 है ना, ये जो 400 और ये 40 है ना, इसका बाइफर्केशन दिखा रहा हूँ बाबा। ठीक है, क्लियर है? मुझे ड्रॉ करने क्यों नहीं दे रहा इसके ऊपर?
तो दिस इज द कैस्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स। पहले इविल सिस्टम तो समझो, बैड है कि नहीं है ये। गवर्नमेंट दो चीज़ें ले रहा है, गवर्नमेंट टैक्स के वैल्यू के ऊपर टैक्स लेता, मल्टी पॉइंट सिस्टम है तभी भी चल जाता। गवर्नमेंट वैल्यू के ऊपर तो टैक्स ले ही रहा है हर बार हाँ, और हर बार टैक्स के ऊपर मतलब खुद के टैक्स के ऊपर खुद ही टैक्स ले रहा है। तो इसमें मरेगा कौन? कंज्यूमर। और मुझे बताओ, कंज्यूमर मतलब आम जनता ना यार, आप और मैं। तो हमारे लिए ये तो गड़बड़ की बात हो गई, हमको वो आइटम बहुत महंगा मिलने लगा है, और दो चीज़ों के वजह से मिलने लगा। एक तो मल्टी पॉइंट लाई आपने, दुनिया भर का टैक्स ले रहे हो आप, और दूसरा टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगा रहे हो, तो ये डबल प्रॉब्लम हो गई। तो इसका सॉल्यूशन निकालना था। प्रॉब्लम पहले क्लियर है क्या? जर्नल एंट्री भी क्लियर है सबका? जर्नल एंट्री ऐसे ही आएगा सेल परचेस का, ओके। अभी हम जर्नल एंट्री चेंज करने वाले हैं। कैन आई गो अहेड? सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी होने वाली है यहाँ पे। मेरे पास पूरा ध्यान होना चाहिए, अभी आप कुछ मत लिखो प्लीज एवरीबॉडी। ये तीनों सिस्टम जो है, कौन से तीनों सिस्टम? फर्स्ट पॉइंट लेवी, लास्ट पॉइंट लेवी और मल्टी पॉइंट लेवी, ये तीनों घटिया थे। आप मानते हो घटिया थे? ठीक है, लेकिन अगर तीनों में अगर आपको एक चूज करना होता कि एक कोई तो चूज करो, आप गवर्नमेंट हो, आप आम जनता हो, मतलब दोनों के साइड से वो जेन्यून होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट ज़्यादा लेना चाहता है, आम जनता कम भरना चाहता है, तो एक फेयर पॉइंट सिस्टम कौन सा होना चाहिए था? मतलब फेयर अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब एज अ कंज्यूमर या एज अ गवर्नमेंट आपको फेयर अमाउंट कितना मिलना चाहिए था? 10 रुपया, 34 रुपीज़ या 100 रुपीज़? तीन सिस्टम है, आपको फेयर अमाउंट कितना मिलना चाहिए था? क्योंकि गुड्स मार्केट में बिकना कितने में आया? 340 में बिकने वाला है, उसके ऊपर 10% आपको चाहिए, तो 34 रुपीज़ आपको मिलना था। वो तो हमारा रिटेलर चोर था करके अपने को पैसे नहीं मिल रहे थे। अपना रिटेलर कौन था? चोर था, इसलिए नहीं मिल रहे थे या कम मिलते थे। लेकिन हम सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, हम गवर्नमेंट है। तो मान लेते हैं कि हमारे रिटेलर भैया अच्छे हैं और टैक्स भरेंगे, तो मुझे लग रहा है जो लास्ट पॉइंट लेवी है वो अमाउंट फेयर अमाउंट है। इट इज़ नॉट वेरी लो, मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सेल्स टैक्स तो सेल्स पे लगना चाहिए था, और सेल्स मतलब B2B को सेल्स नहीं बोलते, B2C को सेल्स बोलते हैं एक्चुअली। समझ में आ रहा है? जब कंज्यूमर ने परचेस किया, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से बेस्ड टैक्स है? जो कंज्यूमर जो प्राइस दे रहा है उसके ऊपर 10% लगना था। तो मैं आपको GST सिस्टम दिखाता हूं। अभी आप लोगों को पुराना प्रॉब्लम समझ में आया? जो लोग लेट आए उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं, एक बार रिवीजन करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट में खाली मैन्युफैक्चरर से हम टैक्स ले रहे थे 10 रुपया। लास्ट पॉइंट में हमने क्या किया, फिर चेंज करके हमने बोला बीच में कि कोई लोग टैक्स नहीं भरेंगे, कोई भी टैक्स नहीं भरेगा इनडायरेक्ट टैक्स, खाली रिटेलर भरेगा। लेकिन रिटेलर भरेगा बोला तो रिटेलर ने भरा नहीं ना, रिटेलर तो चोर होते हैं, मैंने तो बता दिया, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। और फिर गवर्नमेंट ने गुस्से में मल्टी पॉइंट सिस्टम लाया, जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगाऊंगा। उसके तो प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई यार। देखो ना, पहले जो आइटम 350 की थी फिर वो 374 की हो गई और अचानक 440 की हो गई, जबकि किसी ने भी अपना वैल्यू एडिशन चेंज नहीं किया। मैंने वैल्यू एडिशन हर सिचुएशन में सेम ही रखा है, 100, 90, 80 और 70। मतलब जो बिजनेसमैन है उसने 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कमाया, उसने उतना ही कमाया। गवर्नमेंट अपना सिस्टम चेंज करी, और गवर्नमेंट के सिस्टम के चेंज करने से वजह से लास्ट में 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा टैक्स इवेजन क्योंकि कच्चे बिल मार्केट में घूमने लगे, और तीसरा कैस्केडिंग। पहले दो तो समझ में आता है आपको, महंगाई बढ़ गई, टैक्स इवेजन हो गया। कैस्केडिंग नहीं समझ में आता लोगों को, खाली बोलते हैं कैस्केडिंग। ये देखो कैस्केडिंग दिखा रहा हूं आपको, टैक्स ऑन टैक्स। 2 तरीके से टैक्स लग रहा है यहाँ पे हर बार। परचेस वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली, परचेस वैल्यू को आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू एडिशन ऐड कर रहे हो, तो जब आप फिर से टैक्स लगाते हो तो वैल्यू के ऊपर भी टैक्स लग रहा है और टैक्स के ऊपर भी। तो ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है ना, उसको कैस्केडिंग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर डबल टैक्सेशन होता है। नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं है, डबल टैक्सेशन भी हो रहा है। डबल टैक्सेशन मतलब एक्साइज भी लग रहा है और उसके ऊपर वैट भी लग रहा है, उसको डबल टैक्सेशन बोलते हैं। 2 अलग अलग लेवी लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन। ये मैन्युफैक्चरर है ना, इसने एक्साइज ड्यूटी भी भरा होगा और एक्साइज के वैल्यू के ऊपर भी क्या लग रहा है? ये एक्साइज भी तो है यहाँ पे, एक्साइज की वैल्यू के ऊपर भी क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। तो डबल टैक्सेशन समझ में आ रहा है? डबल टैक्सेशन मतलब 2 अलग अलग टैक्स सेम प्रोडक्ट पे लग रहे, तो लग रहे हैं।
दो क्या 10-12 लग रहे हैं। फिर इसके ऊपर एंट्री टैक्स था कुछ, तो ऑक्ट्रॉय करके था, मतलब एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से दूसरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब माल जाएगा तो सेकेंड वाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंट्री टैक्स लेता था। वो किसके ऊपर लेता था? इनवॉइस वैल्यू के ऊपर लेता था। इनवॉइस वैल्यू के ऊपर मतलब उसके अंदर पहले से ही एक्साइज है, उसके ऊपर पहले से ही वैट लगा हुआ है, उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? अभी एंट्री टैक्स लगा रहे, तो तीसरा टैक्स लग गया। फिर सेस लगाते थे, सरचार्ज लगाते थे, ऐसे 17 टैक्स लगते थे एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक नहीं, दो नहीं, 17। प्रोडक्ट तो महंगे होंगे ही ना, और चोरियां तो होगी ही ना। तो ये पुराना सिस्टम था। इस पुराने सिस्टम को, घटिया सिस्टम को, और दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या, और महाराष्ट्र का सेल्स टैक्स सिस्टम अलग, कर्नाटका का अलग। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट 12% में मिलता है वो कर्नाटक का 5% में देता था आपको। अगर वो बहुत बल्क में लेने, साड़ी का एग्जांपल लेते हैं, आपको अगर साड़ियाँ लेनी है शादी के लिए, 100-150 साड़ी लेने वाले हो, और महाराष्ट्र में 12% रेट है और गुजरात में तभी 5% रेट था, तो लोग कहाँ जाके साड़ी लेते थे? गुजरात में साड़ी नहीं सस्ती थी, साड़ी उतनी की ही थी, टैक्स का रेट कम था, तो महाराष्ट्र का कंज्यूमर गुजरात में जाके माल लेता था। अपने यहाँ पे पेट्रोल का अभी भी होता है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर अभी भी पुराना सिस्टम है। हम पेट्रोल कहाँ पे भरने का हमेशा प्रेफर करते हैं? कर्नाटका। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल कैसे सस्ता होगा? पेट्रोल तो पेट्रोल है, वहाँ पे टैक्स कम है। गोवा में लोग दारू क्यों ज़्यादा पीते हैं? अरे जो नहीं पीता वो भी गोवा में जाके दारू पीता है। क्यों? क्योंकि सस्ती है। गोवा में दारू कैसे सस्ती हो गई? गोवा में दारू के ऊपर टैक्स कम है, क्योंकि दारू पेट्रोल अभी भी जीएसटी के सिस्टम में नहीं आया। तो ये जो पुराना सिस्टम है ना, ऐसे नहीं कि टोटली जा चुका है इंडिया से, ये अभी भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर है, दारू के ऊपर है। तो ऐसा मत समझो कि मैं सिलेबस के बाहर का कुछ समझा रहा हूँ। आपके सिलेबस में वैट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो वैट है ना। वैट ऐसे दिखता था, पुराना वाला वैट, सेल्स टैक्स ऐसे दिखता है। तो उसका सोल्यूशन निकालते हैं क्या सोल्यूशन? पक्का? हाँ, देखते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या था? जीएसटी, ठीक है ना, या वैट। जीएसटी भी बोलो या वैट भी बोलो, वैट भी एडवांस था, लेकिन वैट का एडवांस सिस्टम क्या है? वैट का भी एडवांस सिस्टम, इसका बेटर सिस्टम उन्होंने वैट निकाला, वैट में क्रेडिट सिस्टम लाया, लेकिन मैं आपको जीएसटी सिस्टम सिखा रहा हूं डायरेक्टली, जो उससे भी एडवांस है, एडवांस का सुपर एडवांस। इट्स लाइक मैक्स प्रो एंड सुपर मैक्स प्रो, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली जीएसटी सिस्टम सिखा रहा हूं। इसके पहले एक वैट सिस्टम भी सिखाना चाहिए, लेकिन वैट सिस्टम और जीएसटी सिस्टम में कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या दिखा रहा हूं? जीएसटी लेवी सिखा रहा हूं। मैंने क्या किया यहां पे? जीएसटी एक मल्टी पॉइंट लेवी है। जीएसटी क्या है? मल्टी पॉइंट लेवी ही है। मतलब क्या मल्टी पॉइंट लेवी का मतलब क्या? जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा। जीएसटी लास्ट पॉइंट लेवी नहीं है, लेकिन जीएसटी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जब जब टैक्स सेल होगा तब तब टैक्स भी लगाएंगे, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होगा, इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा, गवर्नमेंट को फेयर वैल्यू ऑफ टैक्स भी मिलेगा, और मार्केट में कच्चे बिल भी नहीं घूमेंगे, पक्के बिल रहेंगे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ना कैसे होता है, पता ही आप लोगों को, आप लोग बाप लोग हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देख लो थोड़ा सा। बताओ कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना इसका ले लूँ? मैन्युफैक्चरर का 0 ले लेता हूँ। उसने वैल्यू एडिशन कितनी की? वो सेल करने के लिए रेडी है, कितने में? 100 में रेडी है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या लगाएगा? अभी यहाँ पे सेल्स टैक्स की जगह पे क्या निकाल देता हूँ मैं? सेल्स टैक्स निकाल के जीएसटी लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये जीएसटी लग गया यहाँ पे, नया सिस्टम जीएसटी लग गया, ठीक है ना। ये कितना लगाएगा यहाँ पे? 10। इनवॉइस वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। जर्नल एंट्री मारना चालू करेंगे जीएसटी सिस्टम का। ये ओल्ड सिस्टम का है, ठीक है ना। नए सिस्टम का जर्नल एंट्री भी सीखेंगे। जर्नल एंट्री मारोगे मेरे साथ प्लीज? जीएसटी की जर्नल एंट्री, ठीक है ना। बताइए मैन्युफैक्चरर के बुक में, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, क्या एंट्री आएगी? यही एंट्री आएगी। कैश बैंक डेटर अकाउंट 110, करंट असेट होगा ये, टू सेल्स अकाउंट 10, ये सेल्स या रेवेन्यू होगा। और यहाँ पे क्या आएगा?
जीएसटी पेएबल के जगह पे मैं आउटपुट जीएसटी लिखूँ, चलेगा? जीएसटी आउटपुट जीएसटी, या आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट है ना? अच्छा, ये सी जीएसटी होगा कि एच जीएसटी होगा? वो तो इंट्रा है कि इंटर है उसके ऊपर डिपेंड है, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। सी जीएसटी, एच जीएसटी, आई जीएसटी, सी जीएसटी एच जीएसटी 5-5 रुपया डिवाइड होके लगता, आई जीएसटी होता तो 10 रुपया डायरेक्टली लगता, लेकिन एक करंट लाइबिलिटी है, इतना पक्का है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे प्रभु जी, चलो ना, थैंक्स, ठीक है ना। तो ये एक लेजर बन गया, ये एक पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है, जर्नल एंट्री के साथ क्लियर है, और उसके लेजर क्रिएशन भी टैली में बना पा रहे हो आप लोग फटाफट। पार्टी लेजर बनेगा, प्रोडक्ट लेजर बनेगा, सेल्स होगा, कैश बैंक लेजर होगा। अच्छा, मान लेते पहले क्रेडिट सेल हुआ था, उसके बाद पेमेंट आया था, तो पहले डेटर बुक किया था, डेटर बाद में रियलाइज होगा तो एंट्री क्या आएगी? अरे कैश टू डेटर आ जाएगी, ठीक है ना। अब जीएसटी इसने भरना है, जीएसटी भरना है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? गवर्नमेंट को इसको अगले महीने में R1 में क्या दिखाएगा? सेल्स दिखाएगा, और इसके पास कोई इनपुट नहीं है, तो ये आउटपुट जीएसटी को कैसे भरेगा? ये आउटपुट जीएसटी अकाउंट को डेबिट करेगा ये ना, डेबिट कर देगा। ये कितने से डेबिट करेगा? 10 रुपये से, और टू बैंक भरना पड़ेगा, कैश में तो जीएसटी जाता नहीं ना। ये क्लियर है? सिंपल है। मैन्युफैक्चरर का तो मैटर हमेशा सिंपल रहता है, क्योंकि उसमें उसके यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? चलो आगे ना। जर्नल एंट्रीज भी नहीं समझेगी, पूछोगे आप लोग मुझे, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे खाली ऐसे हूँ करने नहीं आने का, पूछने का, आप लोगों के लिए सिखा रहा हूँ। कभी ना कभी तो सीख लो, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीटेटिव होने के बाद चलो आज तो क्लियर हो जाने दो। इसका पूरा क्लियर है, ठीक है ना। इसने आउटपुट जीएसटी भरना था, कितनी ये जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट हो रही है। यहाँ पे क्या कंप्यूट हो रहा है? जीएसटी लाइबिलिटी। आउटपुट जीएसटी कितना था इसका? 10। इसके पास कोई इनपुट है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? आईटीसी है क्या इसके पास कोई? नहीं, तो ये भरेगा कितना? ठीक है ना। तो ये कैश लेजर से भरेगा ना, कैश लेजर पोर्टल पे होता है ना, कैश लेजर होता है ना, कैश। एक क्या होता है? लाइबिलिटी लेजर, दैट इज आउटपुट लेजर, ठीक है ना। एक क्या होता है? आईटीसी का लेजर, दैट इज आईटीसी का लेजर। आईटीसी के लेजर में 0 है। तो R1 भरा कब? 11 तारीख को, 11 को। ये सेल्स अगर दिसंबर के महीने का है तो R1 कब भरेगा? जीएसटी R1 कब भरेगा? कब भरेगा बोलो ना? 11 जनवरी को भरेगा, ठीक है ना। और 2B में इसके कुछ भी नहीं दिख रहा है, 14 को इसका 2B फ्रीज हो जाएगा, 2A 2B में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 3B में कितना भरेगा? 10 रुपीज़। और 10 रुपीज़ कैश से भरेगा ना, कैश मतलब डिपॉजिट करेगा, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करेगा जीएसटी पोर्टल के ऊपर, और वहाँ से लाइबिलिटी पे ऑफ कर देगा। ये क्लियर है जीएसटी का प्रोसेस, प्रैक्टिकल? हेलो, ग्रेट, ठीक है ना। तो 1 ये क्या है? ये जो है वो क्या है? R1 है, R1/1A लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों अभी आ गए। 1A में, हाँ 1A में क्या होता है कि अगर आपका मिस हो गया रहेगा, 11 के पहले नहीं दिखाया आपने, तो 12 पे भी आप दिखा सकते हो। पहले पॉसिबल नहीं था, 13 पे भी दिखा सकते हो। तो मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि कोई पूछ रहा था विजय भाई को कि बेनिफिट क्या है, फिर सामने वाले को तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि सामने वाले का क्रेडिट 11 तक जो जितने रिटर्न गए उतने पे ही फ्रीज हो गया, सामने वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन तेरी लाइबिलिटी तो जानी चाहिए ना, तेरा अगर कोई बिल रह गया होगा और तूने अगर इस महीने नहीं दिखाया, अगले महीने दिखाएगा पिछले महीने का बिल, तो इंटरेस्ट लगेगा ना। और जीएसटी का इंटरेस्ट 18% है, 18% इंटरेस्ट भरने से अच्छा है तो बैंक से लोन लेके अभी भर दो, बैंक वाला 12% में लोन देता है। तो हमें लाइबिलिटी पोस्टपोन नहीं करनी थी, इसलिए हमने क्या कर दिया? बिल दिखा दिया। और सामने वाले को 2A में दिखेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो सामने वाला भी प्रोटेक्टेड रहेगा ना, वो भी आपको पैसे देने के लिए रेडी नहीं होता। वो बोलता है मेरे को आपका क्रेडिट दिख नहीं रहा है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो बोलेंगे सर देखो अभी दिख रहा होगा, हमारे यहाँ से थोड़ी गलती होगी, एक बिल आपका रह गया था, अभी दिख रहा होगा आपको। ये समझ में आ रहा है 1A क्यों निकाला? और 1A कभी भी जा सकता है। 1 का ड्यू डेट है कब? 11, ठीक है ना। मान के चलता हूँ कि वो QRMP वगैरह नहीं है, नॉर्मल वाला है। चले, ये जो ITC है, ITC आपको कहाँ पे दिखता है?
आर जीएसटी आर मतलब जीएसटी रिटर्न, आर मतलब रिटर्न, ठीक है ना, 2B में दिखता है, मैं 2B लिखता हूँ, ऐसे तो दिखने के लिए तो 2A में भी दिखता है, लेकिन हम लोग लेते कौन सा है, 2B वाला लेते हैं, तो 2B लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 2B वाला अपना फाइनल है, फ्रीज है, वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक इन नेचर है, फिर फिक्स हो जाता है वो। 11 तारीख तक जितने बिल अपलोड हुए उतना आपको क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद बिल अपलोड होते रहेंगे लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 2A में दिखते जाएगा आपको, वो ऑटो पॉपुलेटेड है, लेकिन 2B फ्रीज हो जाएगा। ओके, ये 14 को होता है, 14 को ये फ्रीज हो जाता है। 14 को क्यों सर, 11 को ये रात को फ्रीज करना चाहिए था। वो QRMP करके एक स्कीम है, उनका ड्यू डेट 13 तारीख होता है R1 का, तो 13 तारीख तक रिटर्न भरते रहते हैं, इसलिए ये 14 को फ्रीज होता है। समझ में आ रहा है? हाँ चलो, अब ये कैश लेजर मतलब कहाँ पे भरेंगे इसका फाइनल रिटर्न, हर महीने का कौन सी तारीख को जाता है, 20 तारीख को, ठीक है ना। R3B जाता है, ठीक है ना, तो ये 20 तारीख को चले जाता है। QRMP वाले रहेंगे तो 22 को और 24 को जाता है, वो छोड़ दो, लेकिन अपने मेन लोगों का तो 20 तारीख को जाता है। ड्यू डेट के साथ बाबा क्लियर है? मैन्युफैक्चरर में कुछ भी डाउट है तो पूछो। ये आपका सिस्टम चालू हो गया, इसके पहले तो मैं खाली गेम खेल रहा था बस, कोई डाउट नहीं है। आगे अभी होलसेलर आएगा, पहली बार जीएसटी सिस्टम अच्छे से सीखने वाले हो, तो कुछ नहीं समझा तो पूछोगे, अग्री? मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना है, ये इनवॉइस था ना, डू यू रिमेंबर? ये यहाँ पे जो भी आएंगे ये क्या होंगे, ये इनवॉइस है। मैं एक एक बॉक्स को एक एक टाइम पे कलर करते जाता हूँ, ठीक है। ये इनवॉइस है, इनवॉइस। इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि नहीं है जीएसटी में? जीएसटी लॉ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये इनवॉइस है साहब, जो मैंने अभी हाईलाइट किया, 110 एंड ऐसे इनवॉइस दिख रहा है मुझे। माल 100 रुपये का था, जीएसटी 10 रुपया लगा हुआ है और 110 मैंने पे किया है, ये इनवॉइस है। तो इसकी एंट्री मारनी पड़ेगी मुझे, एंट्री मारनी पड़ेगी ना। एंट्री बता दोगे? ये परचेस इनवॉइस है ना, ये किसके लिए परचेस इनवॉइस है? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस इनवॉइस है ना। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के बुक में आ गया अभी, तो डिस्ट्रीब्यूटर पहली एंट्री कौन सी लेगा? परचेस की एंट्री। डिस्ट्रीब्यूट तभी करेगा ना जब परचेस करेगा तब। तो परचेस की एंट्री क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट। मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना, आप सोच के मुझे आंसर दो। ये इनवॉइस है आपके सामने, 100 प्लस जीएसटी 10 और पेमेंट क्या है 110। परचेस अकाउंट डेबिट में कितना लिखूं? ये जीएसटी सिस्टम चालू हो चुका है। परचेस अकाउंट डेबिट में कितना लिखूं? यहां पे कितना लिखूं? 100 आएगा। मैंने पेमेंट कितना किया है? 110 का, लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी है? 100। क्यों सर? वो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा आपने दिया, इनवॉइस है ना आपके पास, जेन्युइन इनवॉइस है, B2B का इनवॉइस है। B2B का इनवॉइस समझते हो ना, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने अपना जीएसटी नंबर वहां पे दिया था जब मैंने माल परचेस किया था तब। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी लिख दूं? इनपुट जीएसटी लिख देता हूं। आप तो रेट वगैरह भी लिखते हो, 18%, 12% जो भी होगा, लेकिन मैं अपनी सादी भाषा में इनपुट जीएसटी लिखता हूं। इनपुट जीएसटी ये भी डेबिट हो गया क्योंकि ये मेरा असेट है। कितना? 10। इसका लेजर जो होगा वो टैक्स एंड ड्यूटीज में आप बनाते हो लेजर, ठीक है ना। लेजर आप करंट लायबिलिटी में बनाते हो, लेकिन मेरे लिए ये करंट असेट है क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, जिसका मैं बैलेंस के हिसाब से बात कर रहा है। तो दिस इज माय एक्सपेंस। ये क्या है? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, थोड़े दिन पहले ही बताया था। और इनपुट जीएसटी का भी कौन सा बैलेंस होगा? ये डेबिट बैलेंस होता है। वो तो आपको दिख ही रहा है, ये मेरा करंट एसेट है। ये क्लियर है? लेजर्स भी क्लियर है? हेलो, अब मैं नहीं बता रहा करंट एसेट में दिखाओ, आपको विजय भाई बोलेंगे करंट लायबिलिटी में दिखाओ, क्योंकि ऑटो नॉक ऑफ होना चाहिए। लेकिन करंट लायबिलिटी में अगर किसी बैलेंस का, किसी लेजर का बैलेंस अगर नेगेटिव है तो कॉमन सेंस से वो क्या है? वो करंट असेट है। वो अकाउंटिंग इजी करने के लिए कभी कभी हम लेजर एक ही कॉलम में बनाते हैं। ये समझ में आ रहा है? कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग लायबिलिटी के लेजर लायबिलिटी में बनाते हैं, आईटीसी के लेजर करंट एसेट में बनाते हैं, दोनों साइड लेजर होते हैं। तो मैं आपको जो सिस्टमैटिक वे है वो पढ़ा रहा हूं, फिर आपके ईज ऑफ अकाउंटिंग के लिए आप कैसे भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब मुझे पे करना है ना, जिसको पे करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं ना। क्रेडिटर करके कोई लेजर नहीं होता, वो पार्टी का नाम होगा ना, रमेश ट्रेडर, सुरेश ट्रेडर, ये मैन्युफैक्चरर, जय अम्बे मैन्युफैक्चरर, कुछ तो नाम होगा भाई, पार्टी लेजर बनता है। उसका लेजर का नेचर क्या लगाना है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होता है? करंट लायबिलिटी होती है। तो ये कितने में बुक हो गई?
110, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। आपको पीएनएल समझ में आता है? हेलो, पीएनएल का, ये पीएनएल है आपका, ठीक है ना? ये मर्ज कर देता हूं यहां पे। ये आपका पीएनएल है। देखो कितना समझाने का ट्राई कर रहा हूं। पीएनएल के डेबिट में क्या दिख रहा है आपको? परचेज दिख रहा है ना? कितना? 100 रुपीज़ का दिख रहा है आपको, दिख रहा है 100 रुपीज़ का यहाँ पे परचेज, ठीक है। और ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट है ये। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्रेडिटर कितने का दिख रहा है? 110 का। और फिर वो गया किधर सर? वो 10 रुपया किधर गया? वो आईटीसी के लेजर में गया साहब। ये ऐसा आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है अकाउंट्स कैसे है आपका? ये टैली ओपन करोगे तो पीएनएल में 100 दिखेगा, बैलेंस शीट में क्रेडिटर में 110 दिखेगा, और करंट असेट में ये पूरा हिसाब क्लियर है। जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो पक्का? चलो आगे। अकाउंटिंग में भी डाउट नहीं है, लॉजिक में भी डाउट नहीं है। अब मेरे कैलकुलेशन में आते हैं। फिर ये रिकंसिलेशन है आपका, ये कैलकुलेशन हो रहा है जो आप स्पेक्टा से निकालते हो, सॉफ्टवेयर से निकालते हो, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इनपुट यहाँ पे 100 लूंगा। अब तक मैं कितना लेता था? हमेशा यहाँ पे जितना मैंने पे किया उतना पूरा ले लेता था। तो सर पहले वाले में क्यों नहीं आपने लिया? क्योंकि वो मल्टी पॉइंट सिस्टम में, सेल्स टैक्स सिस्टम में क्रेडिट करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्रेडिट करके पहला कॉन्सेप्ट लाया गया वैट में। हेलो, तो पहला सिस्टम इतना इवॉल्व सिस्टम नहीं होता कभी। पहला सिस्टम घटिया सिस्टम था, बाद में वो इवॉल्व हो गया। ये क्लियर है? अब इसका वैल्यू एडिशन कितना होगा? अभी तक कितना करता था होलसेलर? कितना वैल्यू ऐड करता था? 90 में क्या क्या था? उसका खर्चा, हाँ, उसका प्रॉफिट मार्जिन, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस, सब कुछ उसका था। और मटेरियल का वैल्यू कितना है? 100। मतलब जो मटेरियल लाया वो तो 100 परचेस है। परचेस के अलावा जितने भी मैं खर्चा करता हूँ सारा ऐड कर दिया, मेरा प्रॉफिट भी ऐड कर दिया है, मेरा डिप्रिसिएशन भी ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड करके मुझको पता चला कि मैं इसको 190 पे बेचने के लिए रेडी है। मैं है रेडी, लेकिन मैं टैक्स कितने पे लगाऊंगा? अभी पूरे 190 पे लगाऊंगा, तो मेरी लाइबिलिटी जीएसटी कितनी बनेगी? 19। मैं बेचेगा कितने में मार्केट में? 209। देखो कैस्केडिंग इफेक्ट जा चुका है। हेलो, ये 1 रुपया यहाँ पे नहीं है। पुराने वाले सिस्टम में देखो ना, यहाँ पे 20 रुपया लगा था टैक्स, यहाँ पे अभी कितना लग रहा है? 19। मतलब ये टैक्स ऑन वैल्यू है कि टैक्स ऑन टैक्स भी है इसके अंदर? टैक्स ऑन वैल्यू है खाली। मतलब कैस्केडिंग जा चुका है, क्योंकि आप टैक्स को सेपरेटली लिख रहे हो, टैक्स को आप कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे हो, आप पीएनएल को डेबिट नहीं कर रहे हो। आपको टैक्स के टैक्स मतलब जो एंट्री मारते हैं आपके पीएनएल में, जो आइटम जाते हैं, दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, दे आर नॉट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट तो जा चुका है। इतना तो लगना ही था ना। ये देखो ना, टैक्स ऑन, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला आइटम, टैक्स ऑन वैल्यू दिख रहा है आपको ये वाला। इसका कलर चेंज कर देता हूँ अभी फिर से। ये दिख रहा है आपको टैक्स ऑन वैल्यू, दिख रहा है आपको ये वाला रो। यहाँ पे दिख रहा है हमारा टैक्स उतना ही आ रहा है ना, अभी 10 आया, इसके आगे 19 आया। अब उसके आगे का गेस कर सकते हो, उसके आगे कितना आने वाला है? 27 आएगा, क्योंकि हम कैस्केडिंग लगाने नहीं वाले। तो ये नीचे जो रेड लगा हुआ था 0, 1, 3 एंड 6, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि हम कॉस्ट में उसको पकड़ ही नहीं रहे। किसको नहीं पकड़ रहे? टैक्स को। तो सर वो 10 रुपए का हिसाब किधर तो रखना पड़ेगा ना। हाँ रखेंगे ना बेटा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आईटीसी में 100 रुपया ऊपर लिखा, 10 रुपया नीचे लिखा। अब मुझे भरना कितना है? ये मेरे R1 में लाइबिलिटी कितनी जनरेट हो गई? 19 जनरेट हो गई ना, क्योंकि मेरा सेल्स है, इनवॉइस है। इनवॉइस समझ में आता है ना? ये पार्टी का सेल बिल है, होलसेलर का। ये क्या है? ये क्या है अपना पार्टी का? ये दिख रहा है आपको ना, सेल बिल। ये पार्टी का सेल बिल है, ये इनवॉइस है पार्टी का 190, 19 एंड 209 सेल बिल है ना। R1 में सेल बिल पंच करते हो ना, तो लाइबिलिटी कितनी जनरेट हो गई मेरी? 19 की। लेकिन आपको 14 पे आपका टू बी फ्रीज हो गया। वहां पे आपको दिख रहा है, ओहो इसके पास माल परचेज किया इसने B2B से, मैन्युफैक्चरर से। कितना दिख रहा है उसका? 10। तो आपको पता है ना लाइबिलिटी कितनी आने वाली है। एक्चुअली कितना भरना है? ये 9 भरना है ना। एक्चुअली तो 9 ही भरना है। तो ये कैश लेजर में 20 तारीख को 9 रुपया भरना पड़ता है उसको। एंट्री बता दोगे मुझे? एंट्री बता दोगे? सेल्स की एंट्री मारी है ना, परचेस की एंट्री मारी है।
सेल्स की एंट्री मार सकते हो? यही आएगी ना एंट्री, तो क्या आएगी एंट्री? अरे डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स की एंट्री क्या आएगी? आप सेल्स की एंट्री करोगे ना, उसके बिल मंगाया आपने उससे, तो बिल दिया उसने आपको, बिल में सामने पार्टी से कितना आना बाकी दिख रहा है? 209। ये पार्टी लेजर डेबिट कर दिया आपने, डेटर्स का लेजर, ठीक है ना। लेकिन आपका इनकम कितना है आपको पता होना चाहिए। मेरा इनकम कितना है इसमें? 190 का ही मेरा सेल्स बुक होगा। तो सर ये जो ऊपर का आपने 19 रुपीज़ या जो भी लिया है वो ये किसके लिए जाएगा? ये 19 रुपीज़, ये सेल इनवॉइस है ना आपका, ये 19 रुपीज़ किसके बिहाफ पे लिया आपने? अरे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया ना, वो एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है 19 रुपीज़। वो आपका नहीं, आपका तो 190 ही था, 100 रुपीज़ पहला कॉस्ट और 90 रुपीज़ आपने जोड़ा, तो आपका तो 190 रुपया था ना। ओके, ये पहला वाला एंट्री क्लियर है। तो ये करंट एसेट है मेरा डेटर, सेल्स मेरा इनकम का लेजर है, डायरेक्ट इनकम, रेवेन्यू जिसको आप बोलते हो सेल्स लेजर, और आउटपुट लाइबिलिटी मेरी करंट लाइबिलिटी है। अभी मेरा यहाँ पे क्या चेंज हो गया? सेल्स कितने का बुक हो गया? 190 का सेल्स बुक हो गया। और देखो मेरा मार्जिन देखो, डेबिट में अभी क्या आएगा? अरे बाबा 190 यहाँ पे क्रेडिट में है और डेबिट में 100 है, तो वैल्यू एडिशन कितना दिख रहा है आपको? 90 का, जो मैं बता ही तो रहा हूँ, मेरा वैल्यू एडिशन 90 रुपीज़ का है। तो वैल्यू एडिशन डेबिट में रहेगा ना, ये वैल्यू एडिशन 90, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। दिख रहा है आपको ये सब? ओके। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या ऐड हो गया? बैलेंस शीट में सर डेटर आ गए, बैलेंस शीट में डेटर आ गया 209 का, लेकिन बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो रहा है सर। तो कैसे होगा टैली? पागल है क्या? ठीक है ना, बैलेंस शीट टैली तो करने दूंगा बेटा, मैं मेन लेजर बता रहा हूँ। डेटर कितना आ गया? 209 का, लेकिन यहाँ पे करंट लाइबिलिटी भी आ गया ना, जीएसटी का लाइबिलिटी आ गया ना, जीएसटी पेएबल या आउटपुट जीएसटी। आउटपुट कितना भरना है मुझे? 19 रुपीज़ का मुझे जीएसटी भरना है। लेकिन आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, भरना 19 रुपीज़ का है। कूपन कितने का अपने पास पड़ा है? 10 रुपीज़ का। एक कूपन जैसा चलता है, तो फिर मुझको 19 रुपीज़ भरना है। मेरे पास लाइबिलिटी 19 की है, क्रेडिट मेरे पास 10 रुपये का है, तो मैं नेट टू नेट कितना पे करेगा? ओनली 9 रुपीज़ पे करूँगा। तो 9 रुपीज़ पे करके दिखाओ क्या एंट्री आएगी? ये 20 तारीख को एंट्री आ रही है। ये एंट्री कब आ रही है? 20 तारीख को, ठीक है ना। 20 जैन को ये एंट्री आ रही है। 3B फाइल हो रहा है अभी। बुक में एंट्री क्या आएगी? अरे टैली में एंट्री क्या आएगी? आउटपुट जीएसटी अकाउंट, ठीक है ना। डेबिट करूंगा, पहले लाइबिलिटी थी ना, भरना तो 19 था, तो 19 ही लेगा गवर्नमेंट मेरे से। लेकिन गवर्नमेंट को बोलूँगा सर मैंने ना वो 2 ITC में मैंने पहले दे के रखा है आपको, 10 रुपीज़ का मैंने पेमेंट करके रखा है आपको, और बचा हुआ मैं क्या करूँगा? बैंक में डिपॉजिट कर दूँगा टू बैंक। कितना? 9 रुपीज़। जर्नल एंट्रीज क्लियर हो रही है थोड़ी? तो आप लोग एग्जैक्टली नहीं करते रहेंगे, आप लोग थोड़ा अलग करते रहेंगे, लेकिन मैं एक सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए। आप लोग बहुत सारी एंट्रीज कंबाइन करते हो, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ ऑटोमेटिकली होता है। मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे लेजर अलग अलग है, तो मैं मैन्युअल सेट ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट निकल गया। ये तो एक बात आपको दिखनी चाहिए अभी तक। चलो, ये अभी मेरा इनवॉइस है, ये सेल इनवॉइस था। सर ये सेल इनवॉइस किसके लिए था? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए था। तो होलसेलर के लिए ये क्या बन जाएगा? किसी का सेल्स इनवॉइस मेरे लिए परचेस इनवॉइस होता है, उसके ऊपर परचेस इनवॉइस नहीं लिखा होता, सेल इनवॉइस ही रहता है, लेकिन वो उस पार्टी का होता है, सामने वाली पार्टी का होता है। तो मेरे लिए परचेस इनवॉइस है ना, तो परचेस बुक करना पड़ेगा मुझे। तो जर्नल एंट्री बताओ पहले। तो ये किसके बुक में अभी हम लोग आ गए? ठीक है ना, होलसेलर के बुक में आ गए। जल्दी बताओ, परचेस का एंट्री बताओ। मैं कॉपी पेस्ट करूं चलेगा? परचेस अकाउंट का एंट्री बताओ जल्दी। परचेस अकाउंट डेबिट कितने में? 209 करूं? नहीं, कितना? 190। आईटीसी कितने का बुक होगा? सर आपको कैसे पता चलता आईटीसी कितने का बुक होगा? अरे नालायक, इनवॉइस में जितना लिखा है उतना ही ना। इनवॉइस तो मेरा कूपन है, इनवॉइस में कितना दिख रहा है मुझे टैक्स?
सर लेकिन आपने भरा तो 9 रुपया ही। अरे ऐसे कैसे 9 रुपया भरा? 10 रुपया पार्टी को दिया और 9 रुपया गवर्नमेंट को दिया, तो टोटल अभी तक जीएसटी कितना भरा? 19। लेकिन 2 अलग अलग लोगों को देना पड़ा मुझे। इनवॉइस में तो टोटल दिख ही रहा है ना, रिकॉर्ड तो है ना मेरे पास, तो 19 दिख रहा है। और मेरे को पार्टी को कितना पे करना पड़ा? पार्टी को पे करना पड़ेगा ना मुझे 209 पे पार्टी खड़ी हो गई मेरे बुक में। ओके, ये परचेस की एंट्री हो गई। बैलेंस शीट नहीं दिखाता अभी, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या दिख रहा है? परचेस दिख रहा है 190 का, बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहा है 209 का, और 90 रुपीज़ का आपका एसेट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? स्टॉक कम हो गया है। स्टॉक था ना, स्टॉक कम हो चुका है, सॉरी स्टॉक बढ़ गया है, परचेज के स्टॉक बढ़ गया है, बाय किया है ना, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक विल गो अप, उसकी वजह से बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ओके, स्टॉक भी तो इन्वेंट्री के साथ भी आपको खेलना पड़ेगा। ओके, चलो आगे। हाँ, अभी क्या करेंगे? सेल करेंगे। सर सेल करेंगे तो कैसे दिखेगा? ये 190 में आया था इसके पास, और सर वो 19 रुपीज़ का भी हिसाब बताओ, वो इधर जाएगा बेटा, 19 इधर चला गया आईटीसी में। क्लियर है? 209 का हिसाब क्लियर है? अभी कितना वैल्यू एडिशन कर रहा था हर बार 80 रुपीज़ का, अभी भी कितना करेगा? 80। ये कितने में सेल करने के लिए रेडी है? 270 में, ठीक है ना। ये भी 10% ऐड करेगा, हाँ मल्टी पॉइंट सिस्टम है तो ये भी 27 ऐड करेगा, ठीक है ना। और ये कितने में बेचेगा? अभी ये कितना हो रहा है? ये 297 में बेच रहा है। ये क्लियर है? ये इसका सेल्स इनवॉइस है। ये इस पार्टी का होलसेलर का क्या है? सेल्स इनवॉइस है। सेल्स इनवॉइस का एंट्री मारो। समझ में आ रहा है? पार्टी का लेजर बताएंगे, पार्टी लेजर बनाएंगे कितना? 297। इनकम कितना हुआ है लेकिन इसका इनकम कितना है? 270। उसको पता है कि मेरा भाई 270 ही है इसके अंदर, तो फिर बचा हुआ 27 किसका है सर? अरे गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को देना है, वो जीएसटी है, ठीक है ना, तो वो मेरी लाइबिलिटी है साहब, तो मैंने 27 की क्या बना दी? लाइबिलिटी बना दी। समझ में आ रहा है आपको? ये R1 की डेट है, मतलब 11 तारीख तक तो ये एंट्री हो जानी चाहिए, उसके पहले हुई रहेंगी, उसके बाद R1 भरा होगा आपने। अब मेरी लाइबिलिटी में कितना दिख रहा है? मैं जब जीएसटी लॉगिन करूंगा तो मुझे कितना लाइबिलिटी लेजर में दिखेगा? 27 दिखेगा, और उसके नीचे आईटीसी लेजर भी है, तो आईटीसी लेजर 14 को दिखेगा, मुझे कितना दिख रहा है? 19 रुपये दिख रहा है। तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना साहब, मुझे भरना कितना है भैया? ये माइनस ये लाइबिलिटी माइनस आईटीसी कितना भरना है? 8 रुपीज़ भरना है मुझे 3B के टाइम पे। अपने रिकन्सिलेशन करके दे दिया। चलो इसकी एंट्री मार लेते हैं, 2B की एंट्री मार लेते हैं, जो 20 तारीख को मारते हैं एंट्री। बीस तारीख को एंट्री मारेंगे हम। आउटपुट जीएसटी कितना भरना था? 27। लाइबिलिटी कितना था मेरे? एसेट आईटी से कितना था? 19। बैंक में से कितना गया? 8 रुपये चला गया। ठीक है, आसान है। अगली पार्टी के पास जाते हैं। ये परचेस इनवॉइस है अभी उसके लिए। जो पहले पार्टी का सेल्स था वो मेरे लिए क्या है अभी? डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के लिए परचेस इनवॉइस है। परचेस इनवॉइस बुक करो, रिटेलर का परचेस इनवॉइस बुक करो। तो जनरल एंट्री से स्टार्ट करते डायरेक्टली। रिटेलर के बुक में परचेस इनवॉइस बुक करते हैं। परचेस से क्रेडिटर बनता है। तो कितने में परचेस किया मैंने माल? देखो ना, 297 में परचेस किया, पैसा 297 देकर आया हूं या देना है, लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी है? मेरी कॉस्ट 270 है सर। क्यों? तो मुझे क्रेडिट मिलेगा ना, मैंने B2B ट्रांजैक्शन किया है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो 27 का मुझे क्या मिलने वाला है? आईटीसी मिलने वाला है। हाँ, मैं दूंगा उसको 297, वो अलग बात है, लेकिन मेरा कॉस्ट खाली 270 का ही है। फिर मैं दुनिया भर के खर्चे करूंगा, बहुत सारी एंट्रीज आएंगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, मेरा प्रॉफिट, तो उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं हम। ठीक है ना। तो वैल्यू एडिशन की एंट्री आ गई साहब, कुछ की एंट्री आ गई और प्रॉफिट बुक हो गया मेरे इसमें, मैंने मार्जिन ऐड करके बेच दिया। ओके, अब भैया ये वाली एंट्री पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। भैया यहाँ पे कितना दिखता है अभी? 270। वैल्यू एडिशन अभी तक मैंने दिखाया नहीं। यहाँ पे कितना क्रेडिट दिख रहा है? 27। ये समझ में आया आपको? ये बुक हो चुका है मेरे यहाँ पे। परचेस, क्रेडिटर और आईटीसी ये दिखना चालू हो गया मुझे एंट्री मारने के बाद, परचेस करने के बाद। अब मुझे बेचना भी तो है,
बेचने से पहले मैं क्या करूँगा, मेरी वैल्यू ऐड करूँगा कि नहीं करूँगा? नहीं, तो मैंने 70 रुपये ऐड किया, 70, अब तक 70 ऐड करता था, अभी भी 70 ऐड किया, मैं कितने में बेचने के लिए रेडी हूँ? 340। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मल्टी पॉइंट सिस्टम है, आपको भी टैक्स लगाना पड़ेगा, तो 34 रुपीज़ का मैंने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने का गया, 374 का गया, ठीक है ना। कंज्यूमर को ये कितने का मिला, 374 का मिला। वो कंज्यूमर बाकी का एंट्री मारता है क्या? तुम लोग जनरल एंट्री मारने के बाद बिस्किट खाता है क्या? नहीं ना, तुम लोग डायरेक्टली खा लेते हो, कंज्यूमर पैसे देता है और खा लेता है, कंज्यूमर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, ठीक है ना। लेकिन इसके R1 में लाइबिलिटी कितनी दिख रही है अभी, 34 रुपीज़ की लाइबिलिटी दिख रही है। चलो उसकी एंट्री मार लेते हैं। क्या जनरल एंट्री आएगी? जनरल एंट्री तो यही आएगी, बार बार मैं क्या क्यों अलग अलग बताऊँ, ठीक है ना, यही जनरल एंट्री आएगी। ये 11 तारीख की जनरल एंट्री है। 11 तारीख पे क्या एंट्री, मतलब उसके पहले हुई रहेगी। मैं बता रहा हूँ R1 भरने के पहले तो एंट्री मारनी ही पड़ेगी अगले महीने में, रियल टाइम बेसिस पे होता है वैसे अकाउंट, लेकिन मैं बता रहा हूँ लास्ट डेट 11 तारीख अगले महीने की, ठीक है। तो ये डेटर अकाउंट आएगा, डेबिट होगा। कितने का डेटर होगा ये, 374 या कैश बैंक की वो आएगा, ठीक है। सेल्स मेरा इतना नहीं है, लेकिन मुझे पता है सेल्स मेरा 340 का ही है, लाइबिलिटी मेरी 34 रुपीज़ की आएगी, ओके। अब मुझे लाइबिलिटी पे भी तो करनी है, पे करने जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, अच्छा लाइबिलिटी लेजर में 34 दिख रहा है, लाइबिलिटी लेजर करके जो है पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे, वो कितने का दिख रहा है, 34 का। और आईटीसी का लेजर कितने का दिख रहा है, 27 का। तो भैया 34 माइनस 27, मुझे भरना कितना है, 7, तो 7 की एंट्री मार के दिखते हैं। तो आईटीसी मुझे भरना था 34 रुपीज़, सॉरी मुझे जीएसटी भरना था 34 रुपीज़, आईटीसी मेरे पास 27 का था, 7 रुपये अलग से भरा। ये मैटर भी क्लियर है। अब मुझे आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, गवर्नमेंट को कितना मिला इस पूरे सिस्टम में, कैश। गवर्नमेंट को तो कैश मिलना चाहिए ना, तो कैश लेजर मतलब ये वाला लेजर देखोगे ना आप, गवर्नमेंट को कितना मिला, 34। आपको इसका टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे बताओ कंज्यूमर ने कितना दिया, 34, और गवर्नमेंट तक पहुंचा भी कितना, 34। और महंगाई बढ़ी है क्या इसकी वजह से कि कम हुई है जीएसटी आने की वजह से? पहले 440 पर मिलता तो आइटम जीएसटी के जस्ट पहले, अभी वो आइटम कितने में मिलने लगा, 374 में मिलने लगा। मतलब जीएसटी की वजह से मार्केट में प्राइजेस कम हो गए। क्यों? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो अच्छा है कि नहीं, बोलो। अब जीएसटी को मेरिट लिखना चालू कर देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो लिखता हूं मेरिट 1, रिडक्शन लिख देता हूं, रिडक्शन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। सर टोटल तो रिडक्शन क्यों लिखा, एलिमिनेशन लिख देते हैं। एलिमिनेशन नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि अभी भी पेट्रोल वगैरह कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट है जो जीएसटी के बाहर है। और एक घटिया चीज़ है कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम का भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। आप जीएसटी भरते हो लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने 100% नहीं रिड्यूस किया, कुछ एक्सटेंट तक, मतलब लार्जर एक्सटेंट तक कर दिया, लेकिन थोड़ा अभी भी कास्केडिंग होता है कुछ स्कीम्स के वजह से। दूसरा, कोई कच्चा बिल मांगेगा क्या B2B के ट्रांजैक्शन में? B2C वाला अभी भी मांग सकता है, लेकिन B2B वाला, हेलो B2B वाला तो कच्चा बिल नहीं मांगेगा ना। तो मार्केट में जो जेन्युइन टैक्स इनवॉइस है, मतलब टैक्स इनवॉइस लिखने का मतलब है मार्केट में वाइट का ट्रांजैक्शन होना चालू हो गया। आप बोलोगे सर रिटेलर अभी भी तो चोरी कर सकता है। रिटेलर ने अगर परचेस वाइट में किया, देखो रिटेलर अगर परचेस भी ब्लैक में करता है, सेल भी ब्लैक में करता है तो बच जाएगा। लेकिन B2B ट्रांजैक्शन में यूजुअली रिटेलर क्या करने का ट्राई करेगा, परचेस वाइट में लेने का ट्राई करेगा। परचेस अगर वाइट में ले लिया उसने और वही प्रोडक्ट एज इट इज अगर वो बेचने वाला है, तो आज नहीं तो कल उसको सेल दिखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा टाइम तक वो चोरी नहीं कर सकता। वो कर रहा है अभी रिटेलर, बहुत सारे रिटेलर कर रहे हैं, परचेस वाइट में करते हैं और सेल ब्लैक में कर रहे हैं। वो गधे लोग हैं, उनको समझ नहीं रहा है, वो खुद ही मतलब बैल के सामने लाल चड्डी पहन के घूम रहे हैं, कभी भी सिंग लग सकता है, कभी भी आसानी से पकड़े जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनका परचेस सेल मैच नहीं होगा। कभी स्टॉक में दिखाते हो आइटम, स्टॉक भी प्रॉपरली कहाँ मेंटेन होता है। आज नहीं तो गवर्नमेंट कल उनका हिसाब लगा सकता है। बहुत छोटे लोग हैं करके नहीं लगा रहा है, लेकिन एआई की वजह से कभी भी हो सकता है।
तो लेकिन अभी वाइट में ज़्यादा धंधा होता है कि नहीं? मेजॉरिटी धंधा अभी वाइट में हो रहा है। एवरीबडी वांट्स बिल। हम लैपटॉप परचेस करते हैं, हम बिल मांगते हैं। हम कैमरा परचेस किया, बिल मांगा हमने। हम हर चीज़ का क्या मांगते हैं? बिल। क्योंकि हमें क्या मिलता है? हर बिल पे क्या मिलता है? आईटीसी मिलता है। तो वी ट्राई टू टेक मैक्सिमम पॉसिबल आईटीसी। जीएसटी तो ऐसे भी भरना था, तो जीएसटी भर के हम क्रेडिट लेने का ट्राई करते हैं, और क्रेडिट बिना इसके होगा ही नहीं। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, तो आपने खुद ही कितना बोला था इन पुराने 3 सिस्टम में का? जितनी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर टैक्स मिलना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितनी बनी यहाँ पे मेरी मार्केट में? 340 ना, ये देखो ना, 340 मेरी सेलिंग प्राइस बनी, और उसका 10% कितना आया? 34। गवर्नमेंट को ऑप्टिमम रेवेन्यू मिला कि नहीं? बोलो ना, गवर्नमेंट को क्या मिल गया? ऑप्टिमम, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यू मिल गया। टैक्स इवेजन कम हो गया, लो टैक्स इवेजन। क्यों? क्योंकि एक बंदे को बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। क्या? मल्टी पॉइंट सिस्टम होने की वजह से सब लोग भर कितना रहे? मैन्युफैक्चर ने खाली 10 रुपया भरा बैंक से, डिस्ट्रीब्यूटर ने खाली 9 रुपया भरा, आज कंपेयर टू पुराना वाला सिस्टम जहाँ पे उसको 20 रुपया भरना पड़ रहा था। आप फील करके देखो ना, कहीं पे 20 लाख भरने वाले हो और कहीं पे 9 लाख भरने वाले हो, तो 9 लाख फील्स वेरी लेस, 20 लाख फील्स 20 लाख गवर्नमेंट को ज़्यादा लग रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके आगे वाला तो देखो, उसको 30 लाख भरना था, वो भर कितना रहा है अभी? खाली 8 रुपया या 8 लाख रुपया। समझ रहे हैं ना? रुपया में बोलो, लाख में बोलो, करोड़ में बोलो, नंबर समझ में 30 का 8 हो गया जीएसटी की वजह। क्यों? आईटीसी घुस गया ना बीच में। अबे 27 रुपये 19 रुपये का आईटीसी आ गया। तो आईटीसी ब्लेसिंग है, जीएसटी की आत्मा है आईटीसी। अगर आप आईटीसी नहीं समझोगे तो फील तो करो इसका पेन। ये पहले 30 रुपया भरता था, अभी उसको खाली 8 रुपया भरना है। उसके आगे वाला 40 रुपया भरता था टैक्स, 40 रुपया टैक्स। 40 का डायरेक्टली गवर्नमेंट ने आईटीसी की वजह से कितना कर दिया? 7। 40 कहां, 7 कहां? कम हो गया ना। और गवर्नमेंट सेफ क्यों है? गवर्नमेंट 34 डायरेक्टली लास्ट वाले से ही ले लेती है। लास्ट वाले नालायक है ना, इसलिए अलग अलग लोगों से गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहा है। गवर्नमेंट भी ठीक है सर। जीएसटी को एड वैलोरम टैक्स बोला जाता है लैटिन में, विच इज वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी को क्या बोला जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो दुबई में जीएसटी को जीएसटी नहीं बोलते, जीएसटी को वैट बोलते, लेकिन चलता ऐसे ही है वो। व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स सर? वैट बोलते हैं, टैक्स ऑन वैल्यू। आप जरा अभी खाली 2 ही कॉलम देखोगे, मेरे साथ ध्यान दोगे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। दे रहे हो आप? ध्यान दे रहे हो? ठीक है ना? मैं 2 कॉलम आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, ये वैल्यू एडिशन का कॉलम देखो, इसको मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया था, अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये 100, 90, 80, 70 ये वैल्यू एडिशन किए गए थे इन्होंने। हेलो, हमारे लोगों ने इतने वैल्यू एडिशन किए थे ना। और मार्केट में रेट कितना है जीएसटी का इस प्रोडक्ट का? 10%। अब उसके साथ कैश लेजर को कंपेयर करो, बाकी सब जनरल एंट्री छोड़ दो, कैश लेजर को कंपेयर करो। इसने कितने का वैल्यू ऐड किया? मैन्युफैक्चर ने 100 का। टैक्स कितना भरा? 10% ऑफ दैट, तो 10 रुपीज। होलसेलर ने कितना या डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 90 का 10% कितना आता है? 9। ठीक है ना? रिटेल अपना होलसेलर ने कितना ऐड किया? 80, उसका 80 का 10% 8, और रिटेलर ने कितना वैल्यू ऐड किया था? 70 का 10% 7। तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। आपके वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स लगता है। कोई अगर आपको पूछता है सर मैं 100 रुपए की चीज 150 में बेचता हूं तो टैक्स कितने पे लगेगा? 50 पे। वैल्यू एडिशन कितना किया आपने? 50 पे टैक्स लगेगा आपको। लेकिन लगने का तरीका ऐसा है कि आपका 150 पे टैक्स लगेगा, आप पार्टी से 150 के रुपए का टैक्स लोगे, आउटपुट लाइबिलिटी बनेगी। 100 रुपीज के ऊपर आपने जो टैक्स भरा है उसका आपको आईटी से मिलेगा, नेट टू नेट आपको 50 रुपए पे भरना है। तो इनडायरेक्टली हम कंप्यूट करते हैं सर। डायरेक्टली कर देते तो कितना मजा आता। अब पूरा जीएसटी लॉ पढ़ा नहीं ना आपने, डायरेक्टली करते तो आपको नहीं पता हमारे तेजस्वी लोग कितने हैं। वो वैल्यू एडिशन कुछ नया निकाल के दिखाते हैं हमें। इंडिया में अकाउंटिंग इतना आसान थोड़ी ना क्या है। अगर अकाउंटिंग जेन्युइन होती तो हम नेट अमाउंट के ऊपर भी लगा सकते थे, बहुत आसान हो जाता। आईटीसी की एंट्री नहीं, आउटपुट की एंट्री नहीं, डायरेक्टली वैल्यू एडिशन का टैक्स लग जाता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू एडिशन की एंट्री जेन्युइनली करते हैं क्या लोग? नहीं करते हैं। अकाउंटिंग ही प्रॉपर नहीं है इंडिया में।
क्लियर है? तो दिस इज हाउ द जीएसटी ऑपरेट्स। आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो, ठीक है? हाँ, तो कंप्लायंस तो बढ़ेगा ना, उसलिए तो सीए लोग पैसे कमा रहे हैं ना, नहीं तो सीए लोग कैसे पैसे बनाएंगे? सालो अपना भी तो सोचो। कंप्लायंस बढ़ गया, वो किसका प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम क्या है? कंप्लायंस मतलब आपको गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और आपको लॉ फॉलो करने बोला, आप बोल रहे हो कंप्लायंस बढ़ गया। अरे भैया गाड़ी चलाओगे तो सीट बेल्ट तो बांधना पड़ेगा ना, काय का कंप्लायंस बढ़ गया? नहीं बांधोगे तो पेनल्टी लगेगी, तो सीट बेल्ट बांध के चलो। कभी कभी कंप्लायंस आपको लगता है आपके बर्डन के लिए, हेलमेट पहनना आपको लगता है सख्ती क्या, तो आपको बर्डन है उसका, हेलमेट का बर्डन होता है, आपको तभी तक फील नहीं होता जब तक रास्ते पे गिरते नहीं आप। तो कंप्लायंस इज लाइक दैट, इट फील्स लाइक अ बर्डन, बट व्हेन यू हिट, कंप्लायंस इज द वन विच सेव्स यू। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होगा तो आपको सेव किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपके यहाँ पे कैश का फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, आपके ऑडिटर खाली तोड़ने के कंप्लायंस चेक करने आता है, दुनिया भर के फ्रॉड सिस्टम, ये वो चेक सिस्टम, सजेशंस, क्या क्या नहीं देता ऑडिटर। तो वैल्यू एडिशन देखो ना, ऑडिटर या सीए की भी वैल्यू एडिशन देखो। ये तो अभी तो मार्केट में नया ट्रेंड निकला है, वो तो तुम्हारे जैसे शेमड़े बच्चे अपना टैक्स कंसल्टेंसी का दुकान खोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी हो गया, अभी अपना तो अपने को जीएसटी R1 आ गया, प्लास्टिक की 2 चेयर, एक टेबल, पता ही आपको ना, एक कंप्यूटर जो पुराना बाबा आजम के ज़माने का, एक इंटरनेट कनेक्शन और 10-15 क्लाइंट, चलो अपना दुकान चालू हो गया। और फिर उन्होंने कभी समझा ही नहीं जीएसटी क्या है। जब नोटिस आएगी तो बेटा पता चलेगा, तब तक खेलते रहो 1000 रुपया 2000 रुपये से। नहीं तो जीएसटी इज अ वेरी बिग गेम, वेरी बिग गेम। लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट करके, लोगों ने मतलब हम सीए लोगों ने नहीं, वो तुम जैसे शेमड़े लोगों ने, जिनको जीएसटी बोलना आ जाता है दुकान चालू कर देते। चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद सोचते हैं हाँ मैं भी अपना बिजनेस चालू करूंगा। अरे भाई 25 चैप्टर है, पहले पढ़ तो ले अच्छे से, उसके बाद सोच करना है कि नहीं करना है। खाली फाइलिंग करना जीएसटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना जीएसटी नहीं है। नोटिस आने के बाद क्या करेगा वो बता, और नोटिस नहीं आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंस करना पड़ेगा, जिसका आपके पास चॉइस नहीं है। और कंप्लायंस शुड नॉट फील लाइक अ बर्डन, तो आप उसकी वैल्यू ऐड करो ना उसके बिजनेस में, आपके होने से वो बिजनेस ग्रो होना चाहिए। एंड फॉर दैट यू नीड अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। नहीं यूट्यूब पे वीडियो एडिशन इसके R1 के वीडियो देख के फाइल कर लेता हूं सर। बहुत सारे बिजनेसमैन खुद कर रहे हैं अभी R1, दे डोंट इवन नीड टैक्स कंसल्टेंट, उनका खुद का अकाउंटेंट कर लेता है, बीकॉम वाला। नोटिस आती तो फिर हमारे पास आते हैं, गाड़ी पकड़ी जाती तो हमारे पास आते हैं, चेन्नई का माल कोयम्बटूर में जाता है तो हमारे पास आते हैं, HSN समरी जब मैच नहीं होती तो हमारे पास आते हैं। 99 से भर के दिखाओ ना, अच्छे से भर के दिखाओ, मतलब भरते तो हो तुम लोग, अच्छे से भर के दिखाओ ना, रिकंसिलेशन करके दिखाओ, आता है जीएसटी तो। HSN समरी भर के दिखाओ 99 से में, जैसा 99 से जाना चाहिए वैसा एनुअल रिटर्न भर के दिखाओ, और मैच होना चाहिए, नोटिस नहीं आना चाहिए। आप लोगों का हो क्या गया कि आप मेजॉरिटी टाइम छोटे छोटे क्लाइंट हैंडल करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जीएसटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आई एग्री विथ यू। जीएसटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर बिजनेस पीपल, बिकॉज उनको आदत थी टैक्स नहीं भरने की, और गवर्नमेंट अभी सिखा रहा है टैक्स भरना है, तो तकलीफ तो होगी ना ट्रांजिशनल पीरियड में। पहले फुकट में धंधा करते थे, कोई टैक्स नहीं, ना इनकम टैक्स, ना जीएसटी, ना कच्चा बिल, ना पक्का बिल, चालू है अपना पूरा, छाप रहे सब। अब सबको गवर्नमेंट लाइन पे लेकर आ रहा है तो तकलीफ तो होगी मार्केट में, और होने दो, उनको जितनी तकलीफ होगी उतना आपको पैसा मिलेगा, तभी तो लोग कंसल्टेंट ढूंढने जाएंगे ना जीएसटी का। आप रेडी रहो मार्केट में, मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, ह्यूज, बिकॉज एवरी यंग person is not thinking about job now, they're thinking about business. This is the first time in the history of India after British era that people are not looking for job, people are thinking about their business. और businesses बढ़ेंगे तो accounting, taxation, GST, companies, LLPs, LLP का वो ROC का पोर्टल हैंग हो रहा है, उसकी ताकत के बाहर कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही है, पहली बार
इतिहास में ऐसे हो रहा है। तो काम बहुत आने वाला है, काम आप जितना सोचोगे उससे बहुत ज़्यादा आने वाला है। 5 साल में देखो तो सही कितने रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं। अपन तो बहुत छोटे टाउन में रहते, इतना तो अग्री कर रहे हो ना, वी आर नॉट इन मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर एंड दिल्ली एंड चेन्नई। घड़िंगलज तक तो जीएसटी आ गया। घड़िंगलज में क्या बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग जिन गांव में रहते हो उस गांव में भी अगर छोटा मोटा फैक्ट्री विक्ट्री होगा तो वो भी क्या हो गया, अभी जीएसटी रजिस्टर्ड हो चुका है, गांव गांव तक जीएसटी पहुंच गया है। हाँ, अभी भी बहुत सारे परसेंटेज में बात करोगे तो हमारे छोटे से टाउन में कितने लोग होंगे जो जीएसटी रजिस्टर्ड होंगे व्यापारी में। 100 दुकान अगर होंगे या 100 बिजनेसेस यहाँ पे होंगे तो कितने आपके हिसाब से कितना परसेंटेज रजिस्टर्ड होगा? बहुत बोला 25% के ऊपर है ही नहीं, 5 to 8 मैक्सिमम आएगा रजिस्टर्ड। जाके दुकान देखने का ना आप, मेरी तो बात सुनो ना, दुकान की यहाँ से देखोगे समझेगा ना, नंबर होगा तो रजिस्टर्ड है, नंबर जीएसटी नंबर नहीं होगा तो नहीं है। अब 100 दुकान देखो, 100 में के 5 या 8 दुकान पे आपको जीएसटी नंबर दिखेगा, बाकी दुकान पे जीएसटी नंबर नहीं दिखेगा। और जिनका जीएसटी नंबर है वो भी जीएसटी अच्छे से, मतलब वो 8% में भी अंदर ऐसे लोग हैं, कच्चा बिल पक्का बिल, हाई वैल्यू लो वैल्यू, हाई वैल्यू पे सेल करेंगे, लो वैल्यू पे दिखाएंगे। तो तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, उसका टेंशन मत लो, वो तो सब जगह होते हैं, लेकिन वो लाइन पे आएंगे आज नहीं तो कल। अब सोचो 100 बिजनेस में क्या खाली 5% कवर है तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जब वो बाकी वाले 95% भी जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट ही कितना है, 20 लाख रुपया 40 लाख रुपया लिमिट है आज के तारीख में। 20 लाख 40 लाख रुपया टर्नओवर करना कोई बड़ी बात है क्या? और 20 लाख 40 लाख तो उसके लिए जो इंट्रा स्टेट कर रहा है, जिसको ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सेल करना है, मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाना है, उसको तो डे 1 पे जीएसटी नंबर लेना है। जिसको कर्नाटका में या गोवा में माल बेचना है क्योंकि हम बॉर्डर पे है, उसको तो डे 1 पे रजिस्ट्रेशन लेना है। तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आर गोइंग टू गो अप, बिजनेसेस आर गोइंग अप। और बिजनेस आर गोइंग अप तो मैं सेकंड फेज बता रहा हूं, जो बिजनेसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बिजनेसेस मतलब रजिस्टर्ड मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन जीएसटी में नहीं कर रहे, ब्लैक में कर रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल पता चलेगा उनके अकाउंट में 4-4 5-5 करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और वो गवर्नमेंट को क्या प्रूव करेंगे कि मेरा टर्नओवर नहीं हुआ था 40 लाख रुपया क्रॉस। उनके पास प्रॉपर्टीज इतनी है, फॉरेन टूर कर रहे हैं, 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा के कौन सा फॉरेन टूर होता है रे? आईफोन लेके घूम रहे हो क्योंकि पैसा है उनके पास, खाली जीएसटी नहीं भर रहे। और ये आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। 2-4 लोगों को नोटिस, गवर्नमेंट का भी वही रहता है, 100 लोगों को नहीं पकड़ना है, 4 लोगों को पकड़ो, 4 लोगों को बहुत अच्छे से पनिश करो, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। वो 4 लोग जाके इतना मार्केटिंग करते हैं जीएसटी का। 4 गाड़ियां पकड़नी है ना खाली गवर्नमेंट को, 100 गाड़ी थोड़ी ना क्या पकड़नी है। 4 गाड़ी पकड़ना चालू, कल गड़िंगलज में जीएसटी की वैन आ जाएगी, 4 गाड़ी पकड़ लेंगे यहाँ पे, जो बिना ईवे बिल की घूम रही है, बिना इनवॉइस की घूम रही है। 4 पकड़नी, तो बाकी बिजनेस कम्युनिटी में तो हवा ऐसे ही हो जाएगी। वो तो गवर्नमेंट 4 भी नहीं पकड़ रहा है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे, वो 4 पकड़ना चालू तो करने दो, फिर देखो काम कितना आता है। और मैं फाइलिंग के काम की बात ही नहीं कर रहा, फाइलिंग का काम तो तुम लोग हैंडल कर लेते हो, हमें जाना है लिटिगेशंस में। अपने को एक कस्टमर 2-2 4-4 लाख रुपया देना चाहिए। सर नोटिस आ गई है 25 करोड़ की, हाँ ठीक है सर, बात करने का 2 लाख रुपया, ऐसा ही होता है। And that's a job of expertise. डे 1 पे नहीं होता, ये पकाने पड़ते हैं, ये ब्लैक है, अभी भी सब्सटेंशियली ब्लैक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। आज जो ये लोग कांड कर रहे हैं, इनको लग रहा है आज नोटिस नहीं आई, लास्ट ईयर तो नोटिस आई नहीं। रोको भाई, नोटिस आने का पीरियड है उनके पास, 3 से 5 साल में कभी भी आ सकती है। लाने के लिए तो उसके बाद भी ला सकते हैं, लेकिन 3 साल तो पकड़ के चलो आप जनरली। तो 2025 में चोरी करोगे तो 2025 में नोटिस नहीं आती। अभी जो नोटिस चालू है मार्केट में 2018 के चालू है, 2018 2019 के नोटिस अभी चालू है। तो वैसे लोगों को 2024 की नोटिस 2028 में आएगी, तब तक रेडी हो जाओ। सीखो तो सही कैसा है ये, क्लियर है? और इसलिए डेप्थ में जाके सिखा रहा हूं आपको, जबकि इतना प्रैक्टिकल फाइलिंग बिलिंग सिखाना आपको भी पता है, मैं क्या ही सिखाऊं फाइलिंग आपको, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं लॉजिक सिखा रहा हूं कि देखो ये ऐसे होता है। मैं छोटा इंसान हूं, मुझे इतना ही आता है, आप लोगों से कम, लेकिन ये सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लो। या आप लोगों के लिए मैं क्या बोल रहा हूं जो मुझे पता है,
तो मेरे लिए ये वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर मैं किसी को सुनता अभी तो मेरे लिए वो वैल्यू एडिशन पीरियड होता। ये 2 घंटे 3 घंटे जो मॉर्निंग के डालते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। आई ऑलरेडी नो दिस। ये आप लोगों के लिए। देन इफ यू डोंट टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड इफ योर एटीट्यूड डजंट चेंज टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द योर लाइफ, टुवर्ड्स द कंसल्टेंसी बिजनेस एज अ होल दैट वी आर डूइंग, आप अगर बदलोगे नहीं तो कैसे चेंज होगा? तो बदलने का ट्राई करो, अच्छा बनो। और सब कुछ लर्नेबल है। जीएसटी एकदम घूट के पीने के लिए 70 से 80 घंटे लगते हैं, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद जीएसटी का कोई भी कुछ भी पूछने दो, यू विल नो द आंसर्स और यू विल नो हाउ टू फाइंड आंसर्स। 70 to 80 घंटे नहीं दे पा रहे हो अपनी पूरी जिंदगी तो पानी में बहा दी आप लोगों ने अभी तक, और इसके आगे के 70 से 80 घंटे मांग रहा हूं बस कमिटमेंट के। नोट्स बनाओ, रीड करो, नहीं समझ रहा है उसी दिन पूछो, सवाल पूछो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे स्पीड थोड़ी हाई रखनी पड़ रही है क्योंकि रिकॉर्डेड लाइन है। बाकी आप मुझे ऑफिस में तो दिन भर पूछ सकते हो ना, सर ये क्या, इधर ही पूछो तो क्या होगा, किसी और का भी डाउट होगा बेचारे का, उसका भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने कल ये बोला कि ये मेरा पुराना वीडियो है वो डाल दो आप लोग, तो पुरानी वीडियो में मैंने एक तो हाथ से लिखा है नंबर, हैंड राइटिंग आपको समझ में आता है, मतलब क्या नंबर समझ में नहीं आते, तो मैंने इस बार एक्सेल में किया, एक बार एक्सेल में किया तो आपके पास अभी ये रेडी हो गया। अब या तो ये एक्सेल का प्रिंट लेके अपने पास रखो, इतना ही रखना है खाली आपको, खाली अभी आपको यही समझना है ना, समझना आपको खाली जीएसटी है, आपके बाकी का कुछ भी आपके काम का नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नो। लेकिन ये सिखाने के लिए मुझे बैकग्राउंड इतना क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके आप जीएसटी अप्रिशिएट करोगे, तब आपको पता चलेगा वो आईटीसी के वजह से जीएसटी आया है इंडिया में। आईटीसी करके कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं होता तो कितना प्रॉब्लम होता बिजनेसमैन को। और आईटी से बिना वाइट बिल के नहीं होता, बिना ईवे बिल के नहीं होता। तो जीएसटी में R1 गेम है ही नहीं, जीएसटी में तो आईटीसी गेम है। नोटिसेस R1 के नहीं आ रहे, नोटिसेस इनएलिजिबल आईटीसी के आ रहे हैं। हाँ, R1 के भी आ रहे, क्योंकि कुछ तेजस्वी लोग हैं जिन्होंने टर्नओवर इनकम टैक्स को 14 करोड़ दिखाया और जीएसटी को 11। वो तो मूर्ख है ना, उसने तो पत्थर ऐसे लिया और अपने पांव देखे और ऐसे निशाना लगा के मारा है, गलती से नहीं, निशाना लगा के कि मैं मार के लूंगा, देखूंगा मुझको जीएसटी कितना काटता है। उसको तो काटेगा ही, वो तो कॉमन सेंस है ना यार। इनकम टैक्स का टर्नओवर और जीएसटी का टर्नओवर मैच होना था। कुछ लोग तेजस्वी है, वो मैच नहीं करते। पैन से लिंक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके पास पहले से है, मतलब कोई बंदा मैन्युअल भी नहीं चेक करना है। मैन्युअल गवर्नमेंट को दिमाग लगाना पड़ रहा है आईटीसी में। आईटीसी में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हो चुकी है, फेक कंपनीज बनी है, घोस्ट कंपनीज बनी है, उन्होंने बिल इशू की है, मार्केट में अभी भी फेक बिल घूम रहे हैं, माल सप्लाई नहीं हुआ है, मार्केट में बिल परचेस किए जाते हैं, बिल परचेस किए जाते हैं। आपको अगर इस महीने लाइबिलिटी नहीं भरनी है, आपको गवर्नमेंट को 1 महीना आगे पोस्टपोन करना है, तो आपको अगर किसी ने आईटीसी का बिल दे देगा, आपका मैटर सॉल्व है ना। अब जिसने उसको बिल दिया है उसकी खुद के पास भी आईटीसी नहीं था, उसने और किसी से बिल परचेस किया है, उसने और किसी से लिया है, और उसने और किसी से लिया है, और ऐसे महीनों से चालू है। और जो ओरिजिनल पार्टी है वो गायब है, उसको गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है, शोकॉज गया है उसको पकड़ के, उसको मतलब वो बिल 6-8 महीने पहले उसने इशू किया है, गवर्नमेंट ने पकड़ के उसको 1 साल हो गया है, लेकिन उसने जो बिल इशू करके आईटीसी मार्केट में फेक जनरेट किया था वो अभी सर्कुलेट हो रहा है। दैट्स हाउ द फ्रॉड इज हैपनिंग। क्योंकि आईटीसी मार्केट में एक बार फ्लोट हो गया, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, वो तो घूमते रहेगा ना। बिल ही तो है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी। आप खुद 25 कंपनी बनाओ, देखो क्या गेम खेल सकते हो। बड़ा फ्रॉड करना है, जेल में जाना है, मेरे को पूछो कैसे जाने का है। 25 कंपनीज इनकॉर्पोरेट करो, एक कंपनी जो पहली है उससे बहुत सारा सेल्स करो, ठीक है ना, वो सारा वो 25 कंपनी में डिवाइड कर दो, और कोई भी आता है उसको बिल इशू कर दो। 25 क्यों? क्योंकि अलग अलग आइटम का। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को स्टील का बिल नहीं देगा ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले को इलेक्ट्रॉनिक का बिल देना पड़ेगा। ऐसी 25-30 कंपनी बनाओ और मार्केट में फेक बिल इशू कर दो, ले लो उसका 2-5% जो भी होता है वो घूमते रहेगा आईटीसी। कभी तो गवर्नमेंट पकड़ लेगा, कभी तो पकड़ेगा, जब पकड़ेगा तब देख लेना क्या करना है। फेक पैन कार्ड, फेक आधार कार्ड,
फेक राशन कार्ड, ऐसा एड्रेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो फ्रॉड करता है वो तो सब सोच समझ के करता है, और कभी कभी ज़्यादा सोच समझ के भी नहीं करता, बोलता कर लेता हूँ मैं, जब पकड़ लेंगे तो मैं मैनेज कर लूँगा। यहाँ तक कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, क्या होगा मैक्सिमम 1-2 साल जेल में रहना पड़ेगा ना, रह लेंगे, वैसे भी बाहर रह के क्या कर रहे हो। गवर्नमेंट फंडेड ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट फंडेड रेसिडेंस, गवर्नमेंट फंडेड फूड, पिकनिक की तो हो गई। अगर आप निच्चड़ बन जाओगे तो अब बोलोगे मार्केट में नाम खराब होगा, खराब नहीं होगा, वो ऐसे माइंडसेट का अभी अब नाम उनका बढ़ गया, उनका न्यूज़पेपर में नाम आया है, वहाँ पे सब उनको बाबा बोलते हैं, सलाम ठोकते हैं, जेल में पैर पड़ रहे हैं उनके, बाबा कैसे क्या हमको भी बताओ ना। और गवर्नमेंट को भी पता है या पुलिस ऑफिसर्स को भी पता है इसके पास पैसे बहुत है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, ही इज नॉट अ क्रिमिनल, मतलब इसने कि मर्डर नहीं किया किसी का, पैसे है इसके पास क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। खाली गवर्नमेंट ढूंढ नहीं पा रहा है क्योंकि पैसे घुमा दिया उसने, पैसे रखे जहां पे पार्क करने थे हो चुके हैं, जहां पे जाना था पैसा वहां पहुंच गया है, अब ले लो जो ले सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। फिर ऐसा अभी चालू है, दिस इज अ प्रेजेंट सिचुएशन एंड दैट्स द रीजन यू गाइज आर हैविंग अ वेरी डिफिकल्टी इन गेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ GST, and this is the reason why government is not showing any faith in businesses and chartered accountants as well, क्योंकि ये झोल करने में कहीं ना कहीं CA लोगों का भी हाथ होता है। आई फील इट सैड टू से, लेकिन है कुछ लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना इनके इन्वॉल्वमेंट की ये जादू पॉसिबल नहीं है। बिजनेसमैन खाली करेज दिखाता है, रास्ता CA दिखाता है। CA मतलब खाली CA नहीं, फिर तुम जैसे शेमडे कंसल्टेंट भी है उसमें, सर टैक्स भर के कम कमाएंगे। एक काम करते हैं, आपको एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है ना, उससे ज़्यादा आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे। तो देयर आर सो मेनी फ्रॉड्स विच आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री इवन टुडे, वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी नो बिकॉज वी आर इन द मार्केट। मतलब इतना अच्छा सिस्टम, ब्यूटीफुल सिस्टम, थ्योरेटिकली अमेजिंग सिस्टम, पीपल आर बैड, व्हाट कैन वी डू। हमारी गवर्नमेंट गलत नहीं है, हमारा सिस्टम गलत नहीं है, हमारे लोग ही गलत हैं। कहीं तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग बोलते सिस्टम गलत है करके हम गलत हैं, कहीं तो आपको चेंज हो, किसी एक को तो, या तो गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए या तो लोग चेंज होनी चाहिए। गवर्नमेंट से तो होप नहीं रख सकते हम, लोगों से रख सकते हैं। तो आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, इंडस्ट्री में आओगे या क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे, तो उनको वो शॉर्टकट के रास्ते, जादू के रास्ते मत दिखाओ। हमें पता होते लेकिन डोंट शो देम, क्योंकि आप इतना दिखाओगे ना, वो इतना करते हैं, इतने पे रुक जाते ना। अगर वो टेम्पटेशन होता है ना, चोरी ऐसे होती है, पहले छोटी करते फिर पता चलता है अरे यार चोरी करने से तो कोई ना पकड़ा जा रहा है ना कोई बोल रहा है कुछ, तो छोटी की फिर इतनी होती, फिर इतनी होती, और फिर इतनी होती, और फिर बड़ी हो जाती। कभी पता नहीं चलता कि उसने कब उसके जो शौक थे कभी वो क्राइम बन चुके। पहले चोरी करना, किसी के घर के ऊपर पेड़ लगा, पेड़ से पेरू आम तोड़ना एक चोरी थी, वो शौक था। किसी के घर के अंदर घुस के कबड़ खोल के सोना निकालना अभी शौक नहीं है, वो अब वो क्राइम बन चुका है, काम वही है। और वो चोरी तो छोटी चोरी होती है, किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में घुस के उसका ITC उठा के लाना तो बड़ी चोरी हो गई। इसलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, हमारा ना ईमेल आईडी डालना है ना हमारा मोबाइल नंबर डालना है। वी हैव वेरी क्लियर पॉलिसी इन आवर ऑफिस कि हमारा एक भी इन्फॉर्मेशन, ये जो फ्रॉड होते हैं वो कोई तो एक बंदा जो मास्टरमाइंड होता है उसका, वो क्या करता है अपने नंबर, अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालता है। तो वो हमें धंधे करने ही नहीं है, भले कितना भी तकलीफ होने तो हमको क्लाइंट से OTP लेने में, हम OTP क्लाइंट से ही लेंगे। क्लाइंट जब तक कंफर्म नहीं करता कि हाँ मेरी ये लाइबिलिटी है, इतना मेरा इन्वॉइसिंग है या मेरा नील रिटर्न जाएगा, जब तक वो कंफर्म नहीं करता हम हमारे दिमाग से कुछ नहीं करेंगे। हम उसको फॉलोअप ले सकते हैं, 4 बार फॉलोअप ले सकते हैं, और फॉलोअप लेने का हम पैसा चार्ज करेंगे अगर बार बार फॉलोअप लेना पड़ रहा है तो। ठीक है, कोई डाउट और एनीथिंग एल्स दैट कम्स, क्योंकि आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आज जर्नल एंट्रीज भी दिखाई, GST का सिस्टम भी दिखाया, और ये जो मैंने कल पॉइंट आपको बोले थे देखने के लिए खुद के लेवल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ GST। तो एक तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, GST इज द वैल्यू एडेड टैक्स। आई होप यू गॉट दिस, वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, एक का सेल बिल दूसरे का परचेज बिल है, तो एक कंटिन्यूस चेन उन्होंने बना दिया है। तो दैट वर्ड ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड नाउ।
देन बर्डन इज बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। फाइनली 34 रुपीज़ किसके पॉकेट से गए? कंज्यूमर के। तो बिजनेस ने तो जीएसटी भरा ही नहीं ना। कभी कभी बिजनेस आके आपके पास रोता है, अरे मुझे जीएसटी भरना। अरे आपको नहीं भरना है, आपको पार्टी से लेना है और भरना है। आपका तो पैसा ही नहीं था वो, तो उसको समझाना पड़ता है कि आप नहीं भर रहे हो, कंज्यूमर भर रहा है, उपकार नहीं कर रहे हो आप। फिर यहां पे लिखा है नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, वो मैंने दिखा दिया। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता और डबल टैक्सेशन भी नहीं लगता। देयर इज नो डबल टैक्सेशन। सेम प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, समझ में आ जाएगा आई होप आप लोगों को अभी। कल हम लोग यहाँ तक आए थे, कल कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। 10:15 हो गए, आज का लेक्चर यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। ओके, नमस्कार।